अगर वही IMF है, अगर वही अय्याशियां हैं जो हो रही हैं, अगर वही फैसले हो रहे हैं कि 2400 सीसी गाड़ी जो है ना वो 21वें स्केल वाला इस्तेमाल कर रहा था, अब 20वें वाले को भी अलाउ होगी। अगर किसी ने इस्लाह करनी हो, उसकी कुछ अलामतें होती हैं जो नजर आना शुरू हो जाती हैं, कुछ इकदामात होते हैं, कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ भागदौड़ होती है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद अगले ही रोज उसके चीफ साहब की थी, चीफ साहब मतलब उन्होंने तकरीर की उसमें, और उन्होंने भी बहुत दो टोक अंदाज में जो है वो बात की है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उसके एतबार से देखें तो फिर भी आर्मी में या फौज के दीगर इदारों में हमारे इन इदारों की निस्बत ज़्यादा है। 9 मई चंद दिन पहले गुजरा है जी, हमने पूरे मुल्क में जो है ना वो रैलियां निकली हैं पाक फौज की हमायत में, और उन्हें कहा गया था कि आप इस्लामाबाद जाएं और शहर बंद कर दें तो बस आपके हवाले कर देंगे, इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। लोग ये समझते हैं ये बहुत बड़ा पैट्रियाट है और 56 इंच सीने वाला, ये असली अमेरिका का एजेंट है और ये तबाह कर रहा है हिंदुस्तान। दुनिया की जो तवील तरीन जंगें हैं उनमें गज़ा भी शामिल हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किरा तबसरा के एक प्रोग्राम के साथ बहुत वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। मैं मेहताब अज़ीज़ हूँ और मेरे साथ खालिद महमूद अब्बासी साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, वक्फ़ा बहुत तवील हो गया है इस दफ़ा। वो बीच में कभी मैं नहीं, कभी आप नहीं, कभी फ़र्रुख नहीं, आज भी हम दो ही हैं, गायब है। तो बहुत कुछ हुआ इस दौरान और बहुत डिमांड भी आई कि आप लोग किधर गायब हो गए हैं, इतने वाक़यात हो रहे हैं। और ज़्यादा इस वक्त जो कंसर्निंग है वो गज़ा का इशू है, अगरचे कि हमारे अपने मुल्क के हालात भी बहुत ख़राब है। तो मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह हम गज़ा से कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और उस हवाले से ज़्यादा मालूमात आपके पास होती हैं, तो आप शुरू कुछ नहीं, जो भी इस अरसे में ख़ास तौर पे जो नई चीज़ें सामने आई हैं उस सूरत हाल में, जी जी, कोई तब्दीली जो बुनियादी तब्दीली हुई है, कोई इंटरनेशनल ट्रेंड्स जो बदले हैं, तो इस पर एक आप ज़रा। खालिद साहब, गज़ा की सूरत हाल चूँकि हम कई महीने जो है वो गायब रहे, तो इस दौरान अब तक जो है दुनिया की जो तवील तरीन जंगें हैं उनमें गज़ा भी शामिल हो चुकी है। जी बिल्कुल। तकरीबन 7 महीने उसे मुकम्मल हो जाएंगे 7 मई को, बल्कि हो चुके हैं 7 महीने, अब तो उससे ऊपर जा चुका है। तो ये जो जंग है इसमें जो चीज़ देखने वाली तो है, जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे थे कि एक तरफ इज़राइल की बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी, इतनी बड़ी पावर के जिसको कहा जाता था कि मशरक़ वस्ता की मुत्तहिदा अफ़वाज भी 7 दिन उसके सामने नहीं टिक सकी थी जी। और फिर उसे पूरी दुनिया की इमदाद हासिल थी, अमेरिका से और बरतानिया से और फ्रांस से, जितनी मिलिट्री सुपर पावर्स हैं उनसे मुसलसल सप्लाई जो है ना, और अनकंडीशनल सप्लाई, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उसने पैसे देने किसी चीज़ की, उसको मैसर थी। और दूसरी तरफ हमास के 4-5 हज़ार लोग थे जो जिन्होंने लड़ा इस जंग को, और 7 अक्टूबर से शुरू हुई और 7 मई गुजर गई, आज 11 मई है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस दौरान उनकी मज़ाहमत जारी है, इज़राइल उनकी मज़ाहमत को नहीं तोड़ सका है। दूसरी चीज़ ये है कि इज़राइल का सबसे पहला टारगेट ये था कि जो यरगमाली हैं 200 से ज़्यादा, उनको रिहा करवा लें। तो उनमें से एक भी फ़र्द को इज़राइल इन 7 महीनों में रिहा नहीं करवा सका। इज़राइल ने जो काम किया वो ये किया कि निहत्ते लोगों का वहाँ पे कत्लेआम किया, उसकी एयर बम्बारमेंट होती रही, वहाँ पे टैंकों के साथ शेलिंग होती रही, वहाँ तोपखाने के गोले बरसाए जाते रहे, और जिसका निशाना आम लोग थे, आम शहरी, सिविलियन शहरी, जिनको निशाना बनाना किसी जंग के दौरान, जिसे नाम नयाद आलमी कवानीन कहा जाता है, उनके मुताबिक वो एक जंगी जुर्म है, किताबों में लिखा हुआ। और इज़राइल ने ये जुर्म इतनी शिद्दत के साथ किया कि तकरीबन 35,000 के करीब जो है वो फ़लस्तीनी गज़ा के अंदर शहीद हो चुके हैं, आम शहरी। 10,000 से ज़्यादा लोग जो है वो लापता हैं इस वक्त। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 90% तबाह कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, जिसको इम्यूनिटी हासिल होती है, जिससे कि जंग के अंदर जो है निशाना बनाना वो जंगी जुर्म है। और ये सारे जंगी जराइम जो है इज़राइल ने खुलेआम किए, कैमरों के सामने किए, 21वीं सदी के अंदर किए। और इस चीज़ ने
जो है वो कलई खोल के रख दी उस निज़ाम की जो बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड बना के हमारे सामने पेश किया जाता था, जिसमें कि सद्दाम हुसैन ने जब इराक़ के ख़िलाफ़ एक जो है एग्रेशन की थी तो पूरी कुवैत के ख़िलाफ़ जब की थी तो पूरी दुनिया की जो है वो अफवाज मिल के आ गई थी और उन्होंने आके हमला किया था और कुवैत को आज़ाद कराया था कि जी कोई भी बड़ी पावर इस दुनिया के अंदर जो है किसी छोटे मुल्क पे हमला नहीं कर सकती। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे हमने देखे थे कि जहाँ वो चल रहा था। अफ़गानिस्तान की एक जंग थी कि जिसमें पूरी जो दुनिया आ गई थी, नेटो के ममालिक 50 से ज़्यादा ममालिक की मुश्तरका आवाज़ आई थी, इसलिए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन बकौल उनके इस्तेमाल हुई थी अमेरिका के ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला करने के लिए। तो उसके लिए कि वहाँ पे उस रजीम को ख़त्म किया जाए बकौल उनके, जो इसका एक बाइस बना है जिसकी वजह से ये सरज़मीन इस्तेमाल हुई है। इसी तरह के दीगर भी कई हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आके देखा कि वो सब कुछ होता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके अंदर किस तरीके से जंग बंदी की करारदादों को वीटो किया जाता रहा, किस तरीके से जो ख़ुद अमरीकी जो ओहदेदार हैं उनको रेड क्रॉस के जो लोग हैं उनके सारे बयानात सामने हैं, लेकिन किसी के कानों के ऊपर जूं नहीं लगी। वो इंसानियत दोस्ती के सारे नारे और वो हवा में तहलील होकर रह गए। तो वो मेरे ख़्याल में जो इसकी जो सिग्निफिकेंस अगर हम कहें तो वो मुझे तो यही नज़र आ रही है आज कि ठीक है शहादतें हुई, हज़ारों के हिसाब से लोग जो है वो बेगुनाह शहीद हो गए वहाँ पे। गज़ा के अंदर तबाही बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी तबाही कि जो एटम बम गिरने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में नहीं हुई थी उससे कई गुना ज़्यादा जो है 75,000 टन बारूद जो है वो उसके ऊपर गिराया गया और उसकी शिद्दत कई गुना ज़्यादा है। लेकिन ये है कि इस सारे ने वो जो एक चीज़ थी ना कि जो आंखों के ऊपर हमारे पट्टी बंधी हुई थी, जिसको हम देखते थे और हम ये समझते थे कि जी हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे इंसानी हकूक़ भी हैं और मगरिब के लोग जो है वो बड़े अच्छे हैं। वो वहाँ तो एक जो है बिल्ली हमें नज़र आती थी कि वो किसी दरख्त के ऊपर फंसी हुई है तो उसके लिए कैमरे लगे हुए हैं और वो हो रहे हैं, लोग जमा हो गए और उसको उतारा जा रहा है। किसी जगह जो है वो चूज़ों को सड़क क्रॉस करवाई जा रही है। तो हमें उसकी असलियत का एक और चेहरा नज़र आया और शायद ऐसा लग रहा है कि एक तमाम हुज्जत जो है हमारे चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज़ से तारीख की एक झलक सामने आई। तो ये एक मुझे जो है ना इस पूरी जंग के अंदर लगा। एक चीज़ और भी है मतलब भाई कि जी असल में जो मज़ालिम हिटलर ने बरते थे यहूदियों के साथ, तो उसकी मजलूमियत का जो रोना मगरब में रोया था इस यहूदियों ने, जी बिल्कुल, तो उसके असरात तो रहे हैं ना बिल्कुल। और एक हमदर्दी जो है ना आम पब्लिक महसूस करती थी यहूदियों के साथ कि मजलूम को वो तासुर अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ये जितना हम बता रहे हैं ना कि वेस्ट उसके पीछे खड़ा है, ये अब हुकूमतें खड़ी हैं। अवाम के अंदर के नज़दीक अब इसराइल एक जालिम रियासत के तौर पर यह तासुर ज़्यादा उभर गया है। उस मजलूम वाले तासुर के ऊपर जालिम का तासुर गालिब आ गया है। हाँ, आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है कि आप देखें कि पूरी जो मगरबी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जिस तरीके से खुल के सामने आई। अमेरिका के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहा है कि जिसका जो है अगर कोई प्रेसिडेंट हमें नज़र आता है तो वो शायद वियतनाम की जंग के ख़िलाफ़ जो एहतजाज था उसके बाद इतने बड़े एहतजाज पहली दफ़ा अमेरिका के अंदर हो रहे हैं। लोग डटे हुए हैं ख़ैमे लगा के, पुलिस उनके ऊपर रेड कर रही है। यही हाल में फ़्रांस में नज़र आया, बरतानिया में नज़र आया, जर्मनी में नज़र आया। और फिर एक चीज़ और जो है इस ट्रेंड के अंदर ये भी नज़र आई है कि जो हुकूमतें हैं वो सहूनियत की पुष्टपना है। मतलब अगर आप अमेरिका के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक बहुत बड़ा जो दावेदार है, वहाँ पे भी अगर आप इज़राइल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो वो जो क्या कहते हैं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी एक बिल जो है उन्होंने पेश किया वहाँ पे जिसकी कांग्रेस ने बाकायदा मंजूरी दी है। अभी अगरचे कि वो कानून नहीं बना लेकिन कांग्रेस उसकी मंजूरी दे चुकी है, जिसके मुताबिक ये है कि यहूदियों के ऊपर ये जो है ना वो कहना कि इन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल किया था ये भी जुर्म होगा। यानी कि अगर कोई बाइबल पढ़ रहा है अवाम के अंदर और वो बाइबल की जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, देखें
ये मतलब एक एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी होता है, और जितना शदीद एक्शन है उतना ही शदीद, बल्कि सोशल साइंसेज में तो रिएक्शन उससे 100 गुना ज़्यादा शदीद होता है। तो मतलब आप इस चीज़, यानी असल जो कामयाबी मुझे नज़र आती है इसमें वो ये है कि पब्लिक जो है ना वो उसके सामने मकरू चेहरा न सिर्फ इसराइल का बल्कि अपने हुक्मरानों का भी आ रहा है, और मैं असल में ये किसी और चीज़ का साइन इसे समझता हूँ। मेरा एक तासुर है, हुक्मरान इतने सियाने लोग नहीं होते, मुदब्बिर बिल्कुल नहीं होते, स्टेट्समैन बिल्कुल नहीं होते, और ये दर हकीकत ख़ासतौर पे ये जमहूरी निज़ाम के अंदर पपेट्स जो है ना, जो अच्छे अदाकार, इनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इनके अंदर कोई गहराई नहीं होती, और लेकिन लफाजी होती है, गहराई नहीं होती। मुकर्रर अच्छे होते हैं लेकिन सोच विचार फ़िक्र नहीं होती, और उन्हें बसा औकात ये भी नहीं पता होता कि हमारे इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, इम्प्लिकेशंस क्या आएंगे। तो मैं असल में ये कह रहा हूँ कि खा इसराइल हो या खा वेस्ट हो, मेरे हिसाब में इनके दिन गिने जा चुके हैं, और ये सारा एक डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट या डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल जो है ना, ये प्रोसेस जो है ना वो जारी है। अगरचे कि इस वक्त वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कौमों के उरूज और ज़वाल के अंदर ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि आप बाउसूल हैं या बदकिरदार हैं, इंसानियत की क्या कदर कीमत है, आप फसाद के मुखालिफ हैं या फसाद के हमायती हैं। आम पब्लिक जो होती है वो जैसे इंसान की जिस फितरत पे अल्लाह ने बनाया उसकी वो फितरत ज़ाहिर होती है, इज्तिमाई फितरत वही रहती है, इज्तिमाई लाशऊर में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन ये हुक्मरान इन्हें ख़ास तरह से एक्ट करना होता है, तो ये इतना ज़्यादा सोच विचार के नहीं करते, और ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ये मगरब के एतबार से और उसके इक़्तिदार के एतबार से और इसराइल के मुस्तकबिल के एतबार से हमाकतें हो रही हैं। नताइज हो सकता है फौरी हमें नज़र ना आए, लेकिन ये कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये तारीख़ बदल रही है गोया, और वेस्ट अपना इक़्तिदार अब ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रख सकेगा। ये मरने वाली उम्मतों का आलम पीरी है, मतलब मैं इसे इस साइन के तौर पर देखता हूँ। अच्छा, ये तो चलें। एक चीज़ खालिद साहब थोड़ा सा और क्लियर करें, क्योंकि ये एक बात आई है, 2-3 चीज़ें आप किस नज़र से इसे देखते हैं कि हमास का जो एक्शन था उसे आज भी एक तबका जो है, और ख़ुसूसन हमारे अरब ममालिक के जो हुक्मरान तबका है, उसके अंदर ये बात कही जाती है कि नहीं जी, गलती तो इन्हीं की थी, इन्होंने ही ये सारा कुछ इसराइल को, वो कहते हैं कि जो वो एक सांड को जो है ना, वो इन्होंने एक लाल रुमाल दिखाया था, तो उसके बाद वो कूद पड़ा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक तो इस चीज़ को देख लीजिए, और फिर जैसे हमें ये जब जमहूरियत की जब बात आती है तो पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन हमें नज़र आता है, लेकिन वो तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनका ये मसला है, अरब ममालिक, उनके अंदर तो कोई रिएक्शन हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये 2 चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा देखें, पहली बात तो ये ना कि अगर बिल्कुल आप उसे देखें ना कि आपके पास मौके हों, ब्रीदिंग स्पेस हो, तो फिर मैं कहूँगा कि भाई हमास को ये काम नहीं करना चाहिए था, जब तक उसके पास एक मजबूत वो न बन चुकी होती और अपने लोगों का दिफा करने के काबिल न होती, तो उसे ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था। लेकिन हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अब उसके पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं रही थी, अब बतदरीज ख़त्म की जा रही थी। अब तो बिल्कुल ही देखें ना, वो तो उन्होंने ये करना ही करना था। इनके इस इक़दाम से हुआ क्या कि जो काम उन्होंने 6 महीने या साल के बाद करना था, वो उन्हें 6 महीने या साल पहले शुरू करना पड़ गया। तो प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई, प्लानिंग नहीं कर पाए। प्लानिंग भी थी, एग्जीक्यूशन के लिए जो बाकी टाइम चाहिए था वो नहीं मिला। यानी मैं उसे इस तरह देखता हूँ, ठीक है। अब जब आप इस जगह पे आते हैं तो आप कहते हैं यार ये राइट टाइम था, इसके बाद टाइम ये भी नहीं मिलना था, ठीक हो गया। अब असल में कोई देखें, जंगों में कोई उसूल हतमी नहीं होता, ये तो ग्राउंड्स तय करती हैं कि इस वक्त आपने कौन सा उसूल अप्लाई करना है। यानी खालिस उसूली तौर पर जो बंदा ये बात कहे कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर गलती की, तो मैं मानूंगा कि भाई वो ठीक कह रहा है कि इनिशिएटिव उस वक्त लेना चाहिए जब आपकी तैयारी पूरी हो, जो आप पर आंसलाट आनी है उसे रोकने का। लेकिन सूरत अवाल ये हो कि आपने तो मरना ही मरना है, अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर दूसरे की स्ट्रेटजी को डिस्टर्ब करने के लिए आप अगर उसे कबल अज वक्त खींच के ले आएँ तो, और उसमें वो गलतियाँ करे जैसे कि हुई हैं, तो इससे फिर गलत हिकमत अमली नहीं कहना चाहिए। ये हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हुए हैं, इधर ही कर चुके हैं। अच्छा, अब असल में ये
इस पे मैं मज़ीद बाद में बात करूँगा, पहले उस अरब हुक्मरानों की तरफ आ जाएं। अच्छा, अरब हुक्मरानों का मसला ये है कि बिलफर्ज वो कुछ करते भी हों तो वो उसका कह भी नहीं सकते कि हम कुछ करते हैं। देखें, नहीं, ये हालात का जबर है कि अगर वो हमास के लिए या फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कर रहे हों तो छुपा के करेंगे, ज़ाहिर करके नहीं कर सकते। रह गई अब वहाँ की आवाम, तो वो तो वहाँ हुकूक की हासिल नहीं है कि सड़कों पे आ सकें। सड़कों पे आने का तो उनका हक ही नहीं है ना। वो तो वो कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ तो है नहीं कि वो आके जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकें गलियों में और चौराहों में। तीसरी बात यह है कि यार बतौर उम्मत अब हमारा खून जो है ना वो हमारे वो एक होती है ना आइडेंटिटी, वो हमारी आइडेंटिटी उम्मत की रही नहीं है। अब हमारे अंदर उम्मत का शऊर उतना सेंसिटिव नहीं है। सही, वो चीज़ हो चुकी हुई है कि यार वो अलहदा हम अलहदा, सबसे पहले पाकिस्तान या सबसे पहले सऊदी अरब, या अपने मुल्क की खैर मनाओ, अपने घर की खैर मनाओ, दूसरे के मसले में टांग ना अड़ाओ। ये लाशऊरी तौर पर ये मस्कनत और ये ज़िल्लत हम ओढ़ चुके हुए हैं। वो कांटा चुभे तो दुखता, दिल नहीं दुखता, आप उतनी शिद्दत से नहीं दुखता। और इस सारे का मजमूई नतीजा वो है जो हमारे सामने है कि उम्मत पे बेहिस्सी हमें नज़र आती है और कोई जज्बा कुछ वो नज़र नहीं आता। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है, नहीं तो मतलब भाई ये 7 महीने तक मज़ामत नहीं हो सकती। कौन कर रहा है मैं नहीं जानता, ईरान कर रहा है, कतर कर रहा है, कोई और कर रहा है, ठीक है ना, वो कोई गैर मुस्लिम कर रहा है अपने उस किसी ग्रेटर प्लान के तहत। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है जो किसी की इल्म में नहीं है। अच्छा, अब आ जाए इस चीज़ की। अच्छा, वेस्ट में क्यों हो रहा है जी? वेस्ट में एक तो वो जिंदा कौम है, इंसानियत के लिए वो खड़े होते हैं। वो जो यानी एक दर्जे में जो चीज़ है ना, जो जिसका आपने हवाला भी दिया था कि चूज़े गुजारे जा रहे हैं, बिल्ली को रेस्क्यू किया जा रहा है, तो अवाम की सतह पे जो ये चीज़ है वो हमें नज़र आ रही है। फ़लस्तीन के मामले में वो अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जाके खड़े हो गए और इस जिंदा कौम होने की अलामत है कि जिसको वो हक समझते हैं उसके लिए सामने आए। तलबा आए हैं, मारें खाई हैं, जेलों में गए हैं, उनके असातिज़ा आए हैं। वो एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी थी, बल्कि ट्विटर पे थी, तो वो एक जो है ना कोई खातून है, प्रोफेसर हैं फ़लसफ़े की, तो उनको गिरफ़्तार करके ले के जा रहे हैं, तो वो गिरफ़्तारी दे रही हैं। मतलब वो कौम में हैं कि उन्होंने इस मामले में एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, सामने आए, इसलिए कि बहरहाल ये उनके डेमोक्रेट होने की निशानी है। और हुर्रियत, आज़ादी, इंसानी हुकूक जिनके यहाँ भी उसकी कदर है, वो उसके लिए कुछ ना कुछ आवाज़ उठा रहे हैं। अब आगे जाए, मैंने पहले भी बात की, बात बेवकूफ़ी की है। अरब भी वो कुछ नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए, तो मुझे ये बहुत बड़ा मनसूबा लगता है। और एक बात सूरह यूसुफ में आई है ना, फ़ौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला है। और ये आखिरी अल्टीमेटली कौन होता है जी? अल्लाह ताला की ज़ात है, बेकुल्ले शैइन अलीम और अला कुल्ले शैइन कदीर। ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये ग्रेट रीसेट कह लें आप इसे, एक बहुत बड़ी चेंज कह लें, लेकिन ये ग्रेजुअली होगी, हो सकता है 15-20 साल लग जाएं। लेकिन जब ये ख़त्म होगी ना, तो अमेरिका नक्शे पे तो होगा, लोग भी होंगे, लेकिन अमेरिका सुपर पावर नहीं होगा। सही, वेस्ट होगा, लेकिन वेस्ट सुपर पावर नहीं होगा। सुपर पावर अब कोई नया बन चुका होगा। तो ज़ाहिर है इतने बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना, वो अगर फर्स्ट फेज़ पे हो तो आम आदमी उसे नहीं देख सकेगा। तो ये अभी शुरुआत है, ये बिगिनिंग है, लेकिन ये बिगिनिंग है वेस्ट के एंड की। और नया कौन उभरेगा? जिसका वेस्ट रास्ता रोकने के चक्कर में था, जिससे ख़तरा था, कंटेनमेंट की जिसकी पॉलिसी थी। तो ये तो ज़ाहिर है, यानी फ़िलहाल यूँ समझ लें कि प्रॉक्सीज़ हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये फिर चौधरी साहब खुद भी मैदान में आते हैं ना, जो आखिरी सीन होता है फिल्म का, तो जब वो सारे मिरासी विरासी मारे जाते हैं सुल्तान राय के हाथों, तो फिर आखिर में चौधरी खुद आता है। तो वो चौधरी भी आएंगे, लेकिन अभी तो ज़ाहिर है जब तक प्रॉक्सीज़ से काम चल रहा है तो चौधरी को आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यानी बहुत बड़ी जंग है जिसकी शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। मैं सिर्फ इसका यानी ये तो चले मैंने एक बैकग्राउंड से बात कर दी। आप ज़रा इसे छोड़ें, सोचें कि अगर फ़र्ज़ करें ये फ़लस्तीनियों का को वहाँ से गज़ा से निकाल देते हैं, 1-2 लाख की कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। इनको अब रफ़ा पे भी आके जो बमबारी करना शुरू कर दी है,
अगर ये चीज़ इस तरह होती है, और लाजमी होगी, तो क्या जो बैठी हुई है अरब आवाम, ये बैठी रहेगी? बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। नहीं, आखिर वो जो होता है ना, एक अपना खून, मैं अभी इस्लाम की बात नहीं कर रहा, अपने खून की बात कर रहा हूँ। देखें, हो सकता है हमें ना तकलीफ़ हो, हमें तकलीफ़ होगी तो इस्लाम की बुनियाद पे होगी, खून की बुनियाद पे नहीं होगी। सही, ठीक है ना? तो लेकिन अरबों को खून की बुनियाद पर भी होगी, नस्ल की बुनियाद पर भी होगी, अरब नेशनलिज्म की बुनियाद पर होगी। और आम अरब आज भी महसूस कर रहा होगा, वो बैठा, मजबूरन बैठा हुआ है। और जब ये खबरें बाहर आएंगी, और खबरें आ रही हैं, और देखें, यानी खाना नहीं मिल रहा लेकिन खबरें नहीं कर रही हैं, तो ये मुझे ये भी उसके मुताबिक लगता है, मंसूबे के मुताबिक लगता है। तो जब ये लोग निकलेंगे ना, तो ये फिर हुक्मरानों की तिक्का बोटी करेंगे, क्योंकि जितना शदीद आपने दबाया होगा उतना ही शदीद फिर रिएक्शन आएगा, बल्कि उससे दुगना तिगना आएगा। जैसे कज़ाफ़ी के साथ हुआ, ये जो अब सेटल्ड गवर्नमेंट्स रह गई हैं अरब में, उनके साथ होना है। और ये हादसा नहीं होगा, हमारे लिए हादसा होगा, अरबों के लिए हादसा होगा, लेकिन जो मनसूबा साज है उनके लिए हादसा नहीं होगा। ये कैलकुलेटेड रिएक्शन है, जो वो कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। अब आप, इसका मतलब जंग तो फिर वहाँ से गज़ा से निकल के दूसरी जगह पे आ गई। जंग का तरीक़ाकार बदला हुआ है, हमें नज़र नहीं आता कौन लड़ रहा है, लेकिन कोई तो लड़ रहा है ना। अब उन हदीसों को देखें जिनमें आता है कि मारने वाले को नहीं पता होगा मैं मार क्यों रहा हूँ, मरने वाले को नहीं पता होगा मुझे मारा क्यों जा रहा है। ये उस फितने से मिलती जुलती बात नहीं है जिसका नक्शा हमारे सामने आ रहा है। फिर इस चीज़ को भी देखें कि एक रवायत है ना, आपने सुनी होगी कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरी उम्मत पर कोई ऐसा मुसल्लत ना कर देना कि जो इनकी गर्दनों पे सवार हो जाए, गर्दनें मारे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं किसी गैर को इनके ऊपर मुसल्लत नहीं करूँगा, लेकिन ये एक दूसरे को कत्ल करेंगे। अब वार विद इन इस्लाम की स्ट्रेटजी आपने सुनी होगी ना, वो जो रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट थी 2001-2 में आम हुई थी और बहुत फैली थी। तो अब उसकी सूरत बनती नज़र आ नहीं रही कि वार विद इन इस्लाम वाली, कि अब मुस्लिम अवाम उठें और अपने हुक्मरानों का तिया पांचा कर दें। तो ये तामीर नहीं होगी, इससे तखरीबी होगी। तो गोया जंग है किसी और की, लड़ रहा होगा कोई और, फ़ायदा उठाएगा कोई और जहाद हम फरमा रहे होंगे आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे कि हम पाकिस्तान में 20 सालों से देख रहे हैं जी। तो ये अब चीज़ यानी सऊदी अरब में यानी शाम में तो हो रही है ना आपके सामने, कितने अरसे से हो रही है, इराक़ में हो रही है, ईरान बचा हुआ है, तुर्की बचा हुआ है, मिस्र बचा हुआ है किसी दर्जे में, अगरचे कि मिस्र भी इतना स्टेबल नहीं रहा है, तो जो भी वो सीसी वगैरह ने आके किया है। तो सऊदी अरब है, तो अब इन मुल्कों में भी फैलेगा। तो पूरी अरब दुनिया जो है ना, ये इसके लपेट में आने वाली है। ये अब इसका दायरा जब इतना वसी होगा, तो अब आप देखें कि अमेरिका के अपने मफादात हैं, तो रूस के अपने मफादात हैं, चाइना के अपने मफादात हैं। तो ये आलमी ताकतें ज़्यादा अरसे तक इससे ला ताल्लुक़ जो नज़र आ रही हैं, अगरचे कि अभी भी नहीं है, सिर्फ नज़र आ रही हैं कि ला ताल्लुक़ हैं, तो यानी फिर उनकी अमली शिरकत हो जाएगी इसके अंदर प्रॉक्सीज सेट के। तो वो जिन हदीसों में 80 झंडों तले फ़ौजों के आने का जिक्र है, फिर वो मरला करीब आ जाएगा। तो यूँ लगता है कि हम दर हकीकत, वैसे तो देखें 1973 में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था ये तफ़हीम में ना, कि जिन हदीसों में आखिरी दौर की ख़बरें दी गई हैं, तो मशरिक़ वस्ता के हालात बता रहे हैं कि वो स्टेज तो सेट हो चुका हुआ है, बस पर्दा उठने की निगाह मुंतज़िर है। तो अब तो पर्दा भी उठ चुका हुआ है, लेकिन अंधे तो बदस्तूर अंधे रहेंगे ना, उनको कैसे नज़र आएगा जिसको ना हदीसों का यकीन हो, और ख़ास तौर पे आखिरी दौर की हदीसों को जो फजूल समझते हों, तो उन्हें तो नहीं यकीन आएगा ना। ये एक ऐसी चीज़ होती है जी, देखें आप, हमारे सामने मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, डॉक्टर बता देते हैं, फिर भी हम तावीज़ गंडा कर रहे होते हैं कि शायद बच जाए, ठीक है ना। तो बस वही सूरत हाल है, यानी इस वक्त हम अज़ कम मशरिक़ वस्ता की वो सूरत हाल बन चुकी है। सही। तो मतलब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा जो है ना आपसे वो रहनुमाई जा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे चूँकि लोग अपना चूरन बेचना शुरू कर देते हैं उसके अंदर जब भी ऐसी सूरत हाल होती है।
यहाँ पे भी एक जो है चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि दोबारा आई है कि जी ये खिलाफत के झंडे तले जमा हो जाएं, सारे निकलें और ये ख़त्म करें, ये जो जमहूरियत है यही जड़ है सारी जो है बुराइयों की और फसाद की और उसकी। तो मतलब इसका क्या जो है ना रोल आगे। अच्छा, एक तो खैर किसी के मतलब मामूली सा दर्द भी हो ना पेट में तो वो कहता है ये दर्द मुझे जमहूरियत की वजह से हुआ है, अगर खिलाफत होती तो ये दर्द ना होता। ये एक सोच है, हम देखते हैं, आप अक्सर लोगों को इस तरह का इज़हार ख्याल करते देखते हैं। बिल्डिंग जल गई है तो खिलाफत होती तो ना जलती, मतलब इस तरह की चीज़ें। ये मतलब पता नहीं लोगों ने वो खिलाफत देखी नहीं है तो इसलिए इस तरह के तबसरे करते हैं। भाई वो खिलाफत ही थी ना जिसमें हज़रत हुसैन शहीद हुए थे। जी जी, मतलब आप सो कॉल्ड आपकी खिलाफत जिसे आप खिलाफत कहते हैं वही थी ना। जी जी बिल्कुल। और ये जिस यानी अभी बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा की सराउंडिंग यहूदियों के कब्जे में गए हुए कितना अर्सा हुआ जी? 67 में गई। 67 में। तो 67 से 33 वो और 24 ये कोई बन गए 47 साल। जी ठीक है ना, नहीं कितने 24 और 33 57 साल हो गए। 57 जी। अच्छा, अब आप इस चीज़ को देखें कि सलाउद्दीन अयूबी ने कितने अरसे बाद वापस ली थी जी? 90 साल बाद। 99 सालों बाद। 99 सालों के बाद। तो वो उस वक्त वो जमहूरियत थी। तो चलें यार, जमहूरियत को 99 साल तो पूरे करने दो, वापस ले। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये, लेकिन जो वो आर्गूमेंट देते हैं ना कि खिलाफत होती तो ये होता, तो ये जमहूरियत है तो इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, वैसे जब बरतानिया ने कब्जा किया था बैतुल मक़दस के ऊपर और जिसके बाद इसराइल को वजूद आया, वो भी खिलाफत से ही खिलाफत ही का दौर था अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस वक्त अभी जमहूरियत नहीं आई थी, जमहूरियत तो उसके बाद आई है। अच्छा, अब आ जाए, यानी ये तो एक वो यानी उसके खाम खा की एक अहमकाना दलील के मुकाबले में एक अहमकाना आर्गूमेंट है जो लेकिन अब क्या करें, उसकी लोहे को लोहा ही काटता है। लेकिन असल बात जो समझने की है वो ये है कि यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, ये बाय डिज़ाइन हो रहा है। मुल्क जो आपके पास बचा हुआ है ना मुसलमानों का, तो वो मैंने अभी बताया था, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की। तो पाकिस्तान का नाम मैंने नहीं लिया था क्योंकि वो ज़रा दूर आ जाते हैं ना सब कॉन्टिनेंट में। तो लेकिन अगर उस एतबार से देखें तो तुर्की को आप एक मुसलमान मुल्क तो शुमार करेंगे, लेकिन उसका भी नुक्ता नज़र खालिस सेकुलर से भी आगे होके इस वक्त एक जैसे बिजनेस और कारोबारी बंदा शेख और वो मेमन होता है, इस वक्त उसकी सूरत हाल हुआ है कि भाई ठीक है, हमारी और तुम्हारी जो भी बयानबाजी है वो एक अलग चीज़ है, कारोबार एक अलग चीज़ है। ठीक, वो बिजनेस इज़ बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज़ अ कप ऑफ टी, वो चल रहा है। अच्छा, देखें मतलब बहुत सारी बातों में कि पाकिस्तान इस वक्त भी अरबों से बेहतर पोजीशन पर है। यानी आपको भी पता होगा, दुबई जाके हालात देखें, पाकिस्तान गया गुजरा वो हालात पाकिस्तान के नहीं है, जो बेहयाई दुबई में है। अच्छा, चांसेस क्या पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी वो सारा कुछ करने की जो दुबई ने किया? पाकिस्तान में उससे 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी, मतलब टूरिज्म ही में वो सारा कुछ लेके आ जाए तो दुबई कर रहा है। ये कोई हमें खाने पीने के मसला रहेगा? जाहिर है, ये तो है। तो सब इसको कहें पब्लिक का खौफ कहें, हमारे इज्तिमाई लाशऊर के अंदर रखी हुई जो भी खैर और शर का कुछ जो थोड़ा बहुत कोई तस्वुर है तो उसका नतीजा कहें, कोई खुदा खौफी का नाम दें। लेकिन फ़र्क तो है ना, कमाते तो कमा सकते थे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये फैसला मैंने और आपने नहीं किया, इन्हीं गंदे हुक्मरानों ने किया है। बिल्कुल ऐसे ही। और मज़े की बात है, क्या परवेज़ मुशर्रफ जैसा बंदा भी ये फैसला नहीं कर सका। तो इसलिए मतलब इसको उनके साथ मैं तो कम अज़ कम नहीं मैच करता। फिर जो टेक्नोलॉजी के एतबार से, फौजी ताकत के एतबार से भी देखें तो कोई मैच कहीं और नहीं है। अब अगर इस मुल्क पर यानी इतना दिफा तो अब ने देख भी लिया ना, पिछले 2-3 सालों में ही देख लिया कि अगर किसी ने छेड़ के ज़रा उंगली लगा के देखा है तो उसे महसूस हो गया कि नहीं यार जगह नहीं है, उंगली धसाने की जगह नहीं है। ठीक है, और फौरी तौर पे महसूस करवाया गया। और फौरी तौर पे महसूस कराना आप समझते हैं कि उसका मतलब यह कि हम पहले से तैयार बैठे, सारा ऑपरेशन तैयार था पहले से कि अगर यूँ होगा तो यूँ होगा। सही, क्योंकि ये एकदम तो एग्जीक्यूट नहीं हो, आप बनाएं ये उसको महीने लग जाएंगे। जाहिर सी बात। तो इसका मतलब ये कि कम से कम दिफा की हद तक हमने अपनी कैपेबिलिटी भी शो कर दी है। अटैक का भी नहीं किया लेकिन दिफा की हद तक तो दिखा दिया ना जी कि हम कैपेबल हैं। अब क्या तरीका रह गया? वही वार विद इन इस्लाम वाली कि पब्लिक को उठाओ, तकरीब पर आमादा करो,
ईंट से ईंट पब्लिक बजाने पे आ जाए तो फिर क्या करेंगे? न माइशत होगी, अपनी कौम अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये कम अज़ कम फसाद की सूरत में आपको बता रहा हूँ। तो एक तो इसके पीछे ये एलिमेंट है। दूसरा कुछ मुझे और भी लगता है और अब लगने लगा है कि जिस तरह रियासत क्या कहूँ भंग पी के सो रही है ना, कि जो कुछ भी हो रहा है कोई परवाह नहीं। जिस तरह जज हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह अभी किसानों के साथ मिसमैनेजमेंट का काम गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, और पंजाब की हुकूमत कर रही है, यानी आप समझे मुस्लिम लीग अपने वोटों के ऊपर कुल्हाड़े चला रही है, ठीक है ना। हालांकि कितना एक पैसा लगना था गंदम खरीदने पर, और हुकूमत अगर उसे मैनेज करना चाहे तो क्या मुश्किल है हुकूमत के लिए तो कोई मुश्किल। ये जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने लाल मस्जिद वाला मिसमैनेज किया था ना, ये उस तरह जानबूझ के मिसमैनेज कर रहे हैं। तो जब इस तरह हुकूमतें करने लगे, हुकूमती इदारे वो कुछ करने लगे जो कुछ अदालतों में हो रहा है, पुलिस 9 मई को उस तरह एक्सप्लॉइट करने लगे जैसे उसने किया है, तो ये या तो फेल्ड स्टेट है जो है नहीं, तो ये फिर कोई बहुत बड़ा अजीम मनसूबा है जिसकी खिचड़ी पकाई जा रही है ताकि मैं भी चीख उठूं, आप भी पुकार उठें कि भाई वो आखिर वो राफिया ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, ठीक है ना। तो अब मार्शल लॉ खुद आके तो सामने तो नहीं बैठ सकता। जो भी ख़जाने के हालात हैं, जो कुछ भी आपके इल्म में है, तो फिर क्या करेंगे? देखें सर, मतलब फ़र्ज़ करें मैं या आप तकरीर लिखते हैं, जो भी नया निज़ाम बनता है उसकी अदालतें ये कर रही थी, ठीक है, वो मोटरसाइकिल भी तकसीम नहीं करने दे रहे थे कि इलेक्ट्रिक जो है ना वो मोटरसाइकिल से वन व्हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये कहानियाँ सुनाएं, फिर वो कुछ चट्टे खट्टे भी जो उनके पास है वो सारे हमें दिखाएं, वकीलों के हालात बताएं, मौलवियों के हालात बताएं, सियासी पार्टियों के हालात बताएं। ये सारा कुछ बता के हमने इन्हें खुली छुट्टी दी, बिल्कुल मुदाखलत नहीं की, न्यूट्रल होकर बैठ गए। लेकिन कब तक? तो मजबूरी हो गई थी, आखिर मुल्क भी बचाना है। अच्छा, फिर ये सारी कहानी सुना के आखिरी टच इस्लामी टच आखिरी टच ये है कि भाई देखें ये मुल्क बना किस लिए था, उससे कितनी डिविएशन हुई है। ये यहाँ पे अब्टाबाद में ये खुल गया था, कराची में वो खुल गया था, अब जो अभी ताज़ा, ठीक है, ये अल्लाह रसूल के अहकामात से बगावत हो गई थी, मुल्क जिन मकासद के लिए बनाया गया था उनसे बगावत हो गई थी। तो वैसे क्या ख्याल है, हम बैठ के नहीं कह रहे होंगे कि बिल्कुल ठीक हुआ है? बात तो ठीक कर रहे हैं ना, हकीकत है, हकीकत है। तो ये सारा फिर इसके लिए नहीं हो रहा। और अब अगली बात समझें कि यानी एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि ये सियासी पार्टियां फ़िरका हैं, ये मजहबी नैरेटिव है, सियासी पार्टियां फ़िरका हैं, ये कि जब तक जमहूरियत है ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें जमा करें और एक खिलाफत का ऐसा तस्वुर आ जाए कि जिसमें कोई दूसरी पार्टी ना हो, वन पार्टी रूल हो, और उसमें मतलब ये ज़ाहिर है मैं भी खुश, आप भी खुश, तो हर सतह पे अपना अपना ताउन देने के लिए मौलवी लोग तैयार हो जाएं, या दीनी लोग तैयार हो जाएं, या मजहबी लोग तैयार हो जाएं कि अब ठीक हो गया जी, देखें ना ये भी सही हो गया। वो जो न्यूज़ कास्टर है उसने दुपट्टा भी ओढ़ लिया है, सुल्ता कहाँ है, ठीक है जी, सुल्ता आ गई है, नुसरा आ गई है, ठीक है, चले हमें नहीं मिली लेकिन आ तो गई है। तो मेरा ख्याल है उसके बाद फिर 7-8 साल तो आराम से स्मूथली चल जाएगा ना, कम से कम कोई रेजिस्टेंस तो आने का इम्कान नहीं रहेगा। और अगर आएगी तो गद्दार होगा, बल्कि मुर्तद होगा। जो गद्दार होना तो फिर भी खैरियत है, लेकिन मुर्तद हो गया तो फिर तो बचेगा भी नहीं। बिल्कुल, ये ठीक है ना, ये वक़्त बड़ी है। मतलब मुझे अब ये बाकायदा ख़तरा महसूस होना चाहिए। वैसे मुझे 5 साल पहले भी हुआ था जब वो वाला सारा प्लान बना था ना इमरान खान वाला, जी, तो मुझे उस वक्त भी ये यूँ लगा था कि ये अब ये जबर का दौर आ रहा है और इस्लाम के नाम पर आएगा। मैंने कोई लिखा भी था, और लेकिन ये कि हुआ ये कि अल्लाह का करम हुआ कि जो किरदार थे इंतहाई नालायक थे उनसे हुआ ही कुछ ठीक है ना, या वो कुछ अपने पहली दफ़ा इक़्तिदार देखा तो वो कुछ और धंधों में पड़ गए, रंगीनियों में पड़ गए, जिस किसी में पड़ गए, या माल बनाने में पड़ गए, तो वो ये काम नहीं कर सके। नहीं, उनका शुरू से ही प्रॉब्लम था खालिद साहब। मतलब देखें जब वो आए थे, अब तो खैर खुल के, चूँकि जावेद हाशमी साहब ने तो उन्हीं दिनों में कह दिया था, लेकिन अब तो वो बातें बहुत खुल के हो गई हैं कि उन्हें कहा गया था कि आप इस्लामाबाद जाएं और
शहर बंद कर दें तो बस आपके हवाले कर देंगे, इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। तो वो आए तो आके जो है ना शाराए दस्तूर के एक कोने में सिमट के बैठ गए। उसके बाद शहर में तो कोई था ही नहीं, वहाँ तक भी एक्सेस हो गई, तो वहाँ 120 दिन बैठे रहे और उसके बाद चुप करके चले गए। तो कैपेसिटी उनकी उतनी थी, ठीक है, लेकिन उससे भी किसी ने समझा नहीं। उसके मुकाबले में अब अगर आप देखें ना, तो एक तो ज़्यादा मेहनती लोग आ गए हैं बादशाहों, और वो जो भी वो सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है, जो भी उन्होंने इश्तिहारे इस्तेमाल किए हैं, तो वो सारे मेहनती हैं। वो आशुर्ता के लोग नहीं हैं, मेहनती लोग हैं। तो इधर जो सियासत के भी खिलाड़ी असली हैं वो आए हैं, वो भी मेहनती है, सोते ही नहीं है, काम काम काम, कायदे आज़म वाला काम। तो अब अगर एजेंडा ये है तो अब तो पूरा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। आज 9 मई चंद दिन पहले गुजरा है जी। हमने पूरे मुल्क में जो है ना वो रैलियां निकली हैं पाक फ़ौज की हमायत में, और क्या कहें, बहुत सारे सितम ज़रीफ़ ये भी कहते हैं कि मजलिस आज़ा बर्पा की गई है उसके लिए। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो क्या एक साल के अंदर जो सूरत हाल है, इसको कैसे जो है ना हम समराइज़ कर लें? अच्छा सर जी, ये कुछ सीरियस मैटर है, मुझे लगा है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो असल में ये लगता है मुझे कि जब आपने ये बात कही है कि जी अगर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और 2014 के दरनूज से काम शुरू करना चाहिए, इसका एक तो तर्जुमा लोगों ने ये किया कि अब वो इमरान खान उसमें तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो वो जेल में था जब 9 मई हुआ, उसमें तो वो खुद लीड कर रहा था, तो वो जब सारा निकलेगा तो वो तो बच ही नहीं सकता। मैं असल में ये मतलब इसका नहीं ले रहा हूँ। मैं इसका ये मतलब दे रहा हूँ कि जो असल खालिक थे मंसूबे के, जो अपने ही पेटी भाई थे, उनको मैसेज दिया गया है कि फिर बाज़ आ जाओ, शुरुआत वहाँ से करेंगे। जिसका दूसरा मतलब ये है कि अभी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे इमरान खान का किरदार बहुत मामूली है। असल किरदार उन्हीं खालिकीन का है जिनको लत पड़ गई है, या चस्का मुंह को लग गया है, खून जैसे लगता था, तो इस तरह वारदात मुंह को लग गई है। वो अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और पलट पलट कर हमले कर रहे हैं। तो उनको ये बताया गया है कि फिर हम वो खोलकर तुम सबको भी लटकाएंगे। धमकी मेरे हिसाब में उनको इसलिए दी गई है कि अभी की सारी साजिश के पीछे वो थे। अच्छा, इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग शायद यही होगी जो मैंने अभी कही कि भाई इनको लत पड़ गई है ये, लेकिन अगर गहराई में जाके देखें तो ऐसा नहीं है। गहराई में जाके देखें तो इनको आप जितनी धमकी दे लें ये पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इनकी बागें किसी और के हाथ में, और ये पीछे हटें तो ये वो क्या था, वो जो साफ़ी जो आपके कीनिया में जाके मारे गए थे, अरशद शरीफ, ये पीछे नहीं हट सकते। जिन्होंने ही आपको यहाँ पहुँचाया हो और आपने सारी ज़िंदगी उनको सर्व किया हो, और आफ्टर बाद ऑपरेशन हो जाए आपकी आंखें ना खुली हों, शुजा पाशा साहब की, माँ कियानी साहब के, तो वो कैसे पीछे हट सकते हैं? अच्छा खालिद साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ठीक है ना, वो जो उन्हें हुक्म मिला है वो उन्होंने करना है, और ये प्रॉक्सियाँ हैं जी। ये फिर वही जंग है जो मशरक़ वुस्ता में हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी वही जंग जारी है। अच्छा, मैं खालिद साहब इस चीज़ को बड़ा जो है ना आपने जो पॉइंट रेज़ किया है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मसलन हम यहीं पे ये बात डिस्कस करते रहे हैं कि ये लोकल इस्टेब्लिशमेंट की और एक डीप स्टेट की, इंटरनेशनल डीप स्टेट की लड़ाई है आपस में। अच्छा, पिछले दिनों एक पॉइंट आउट किया नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब बड़ी जो है ना उनकी चिड़िया बड़ा काम करती है, चिड़िया बहुत दूर की खबरें लाती है, गहरी खबरें लाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो इंटरनेशनल डीप स्टेट के कॉरिडोर हैं उनसे भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जी जी बिल्कुल, बल्कि वो बाज़ औक़ात उनके माउथपीस होते हैं, हम उनको सुनते हैं, बाकायदा से सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं कि भाई उधर क्या पक रहा है वहाँ से। उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की है पिछले दिनों, और कहा कि जी ये एक ही जो है वो फार राइट के जो अखबार हैं वो छाप रहे हैं, इमरान खान साहब के कॉलम भी उसमें छपते हैं, जेल से जो रिलीज़ हो जाते हैं। और वो द टेलीग्राफ जैसा एक अखबार जो चीज़ों की अथेंटिसिटी को बड़ा जो है वो करता है,
अहमियत देता है, और वो सोर्सेज से कोई ख़बर नहीं छापता जब तक कि बाकायदा किसी बंदे का नाम कोट ना हो कि ये बात कौन कह रहा है, वहाँ पे नहीं छपती। लेकिन एक बंदा जो जेल में है, जिसका लिखा हुआ कोई चीज़ बाहर आने का कोई सोर्स नहीं है, उसका कॉलम कौन लिख रहा है ये कोई पता नहीं है, लेकिन वो उसके पास आता है और वो उसके नाम से छाप देता है वहाँ पे। टेक्निकली जो है ना, जिसकी अथेंटिसिटी कुछ नहीं होती, क्योंकि जेल से तो बाहर नहीं आ सकता लीगल तरीके से आता है तो उसका तो एक तरीकाकार होता है कि वो जेल सुपरिटेंडेंट के साइन होते हैं, उससे इजाज़त लेके कोई चीज़ भी दी जाती है बाहर। और ये हमने भी देखा, मतलब अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे चूँकि दोस्त हेयरिंग हो रही होती है तो वो अंदर जाते हैं, तो वो बताते हैं कि जब हम जो जेल के अंदर कोर्ट रूम बना हुआ है ना, तो उसके अंदर जाते हैं तो खैर तलाशी तो ली जाती है, मोबाइल वगैरह हर चीज़ छोड़ी जाती है। कहते हैं जो पेपर हम लेके जाते हैं, और ये नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए, वैसे भी जेल के अंदर जब जाते हैं तो उसने कहा कि वो पेपर बाकायदा चेक करते हैं कि वाइट पेपर होना चाहिए। अगर उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई भी चीज़ लिखी हुई है ना, मतलब पिछले दिनों हमारे जो चैनल के हैं रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि उनके पास पेपर था जो वो था जिसके नीचे जो है ना वो प्रिंटर से निकाले हमने, तो वो छोटे जो है ना एक एक लाइन नीचे जो है ना वो जो नाम लिखा, हाँ प्रिंटर का नाम लिखा हुआ होता है, वो आ गए थे पेपर, तो बहुत सारे निकल आए, तो उसी को उल्टा डाल के जो है ना इस्तेमाल कर रहे थे। तो वही जो उन्होंने कहा कि जी मुझे पेपर चाहिए, तो वो वही पेपर ले गए, तो वो नीचे लाइन लिखी हुई थी, उनको नहीं जाने दिया गया। कहते हैं बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उनसे कहा कि ये फाड़ के यहीं फेंक देते हैं, तो बाकी आप मुझे जाने दें, लिखने के लिए ज़ाहिर है जो कार्रवाई होगी तो वो लिखने के लिए। तो वहाँ से ये सूरत हाल वहाँ पे है, और वहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो कॉलम आते हैं और वो कॉलम जो है वो अखबार छाप रहा है उसके ऊपर। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कल परसों एक बड़ा इन्होंने दिखाया पीटीआई वालों ने कि एक साहब हैं जिन्होंने कहा है कि इनकी रिहाई जो है इमरान खान साहब की, वो अवलीन तरजीह अमेरिका की होगी। हाँ ठीक है, पीटीआई ने शेयर किया। तो मैं वो जो हैं सेनेटर और वो ऐवान नुमाइंदगान में है, वो पार्लिमानी लीडर भी हैं, इसराइल के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। यस, तो वो उनका मैं प्रोफाइल देख रहा था कि ये कौन साहब हैं, तो उनके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो सबसे आला मनसब पे पहुंचने वाला अवलीन यहूदी है। और इज़राइल के अंदर जिस दिन वो बने तो उन्होंने कहा कि मैं इज़राइल और जूश कम्युनिटी के लिए एक नई तारीख रकम करने की अज़्म के साथ जो है ना यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो उन्होंने कहा। अच्छा, फिर मैंने देखा कि पिछले अरसे में रिपब्लिकन एक जो है वो हुई थी, खारजा कमेटी ने उनको बुलाया था डोनाल्ड डू को, उसकी हेयरिंग हुई थी वहाँ पे। तो उसमें भी जो क्वेश्चन करने वाले थे वो सारे एक ही बैकग्राउंड के लोग थे, जिन्होंने बड़ी, अगरचे कि उसमें बहुत सारी लॉबिंग फर्म्स भी हायर की गई थी जिसके लिए वो हुआ, और लेकिन वो सारे वो लोग थे। तो यहाँ से भी चीज़ जो है ना वो बड़ी हद तक लग रही है कि ये चीज़ें सिंपल नहीं है, ये इसके नीचे जो है ना असल में ये जो 2011 में जो 2011 में इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था ना, ये उनकी बहुत गलत असेसमेंट थी। वो समझे थे कि बस ये एक क्रिकेटर है और ये कि बस इनके ये लोकल जड़ें, या ज़्यादा से ज़्यादा बरतानिया की हद तक देखा था। वो नहीं समझ सके थे कि इनकी पावर कितनी है, ठीक है, यानी लिंक्स कितने हैं और कहाँ तक हैं और कितनी डेप्थ तक हैं। तो ये जब बाद में फिर एहसास हो गया, तो अब वो ज़ाहिर है कैंसर काफ़ी फैल चुका हुआ है, इतना आसान नहीं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा, वो आपने डेली टेलीग्राफ की बात की, तो उनके उसूल, उनके सहाफ़ती जो मयारात, तो एक चीज़ बस समझ लें, ये जैसे हमारी अजनास में उशर होता है ना अल्लाह के लिए, तो ये जो उसूल बनाए जाते हैं ना, सहाफ़त के हों किसी के भी हों, तो इनमें से एक 10% हिस्सा जो है ना डीप स्टेट का होता है, वहाँ उसूल नहीं होते। सही, वहाँ स्पेशल, जैसे हमारे यहाँ ख़वास नबूवत होते हैं ना, तो इसी तरह, मतलब बाकी तो नहीं 4 से ज़्यादा शादियाँ करते हैं नबियों के लिए और मामला है, तो इसी तरह जब वो वाली वहाँ से बात आती है ना, वो कोटा है, स्पेशल कोटा है, तो फिर वहाँ वो सारे मेयारात जो है ना वो अप्लाई नहीं होते। ये सिर्फ आप डेली टेलीग्राफ में ही नहीं देखेंगे, सारे वेस्ट के तमाम, आप इवन उस यूएनओ में देख लेंगे। सही। तो इसलिए जब आप इस तरह की चीज़ देखें ना, तो इसको एक और तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब ये देख के तो लगता है कि जब आप ह्यूमन राइट्स कहते हैं,
जब आप कोई ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहे होते हैं तो वो दर हकीकत आप सिर्फ यहूदियों के हुकूक की बात कर रहे होते हैं, अदर आज जंटाइल वाली बात होती है, ठीक है ना। तो वो यानी वो 90% चले वो दिखाने के लिए होते हैं, असल में उस 10% को ऑथेंटिसिटी देने के लिए वो 90% सच बोला जाता है। सही सही। तो असल तो ये किरदार है हमारे अक्सर और बेशतर जो भी खबरें हम तक पहुंचती हैं, या जो मीडिया जो बहुत रिलायबल मीडिया समझा जाते हैं, उसमें भी ये कहानी होती है। रह गई बात ये कि देखें जी, होते कौन है ये लोग। वैसे जिनको बड़े ख़ानदान आप कहते हैं ना, इनको भी आप डेप्थ में जाके देखें तो बिजनेस एक अलग चीज़ है, लीगल बिजनेस, जो आप किसी जहाँ पे कानून की हुक्मरानी है उस मुल्क में सेटल करते हैं। लेकिन इन लोगों को आप ज़्यादा स्टडी करें तो पूरी दुनिया में इनका सबसे ज़्यादा 2 नंबर कारोबार इनका होता है। सारी स्मगलिंग ये करा रहे होते हैं, मादनियात ये निकाल रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ जिस इलाके से मादनियात निकल रही होगी ना, वहाँ अमन नहीं होगा। सही। अमन नहीं होगा, बदअमनी होगी, यानी डिसऑर्डर होगा, स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का नहीं काम कर रहा होगा, तो वो जो होते हैं ना वार लॉर्ड्स और ये जो छोटे ग्रुप्स, इनको काम करने का मौका मिलेगा। उन्हीं को स्मगलर खरीदते हैं, उन्हीं की मदद से वो सारी मादनियात निकालते हैं। तो पीछे कौन होते हैं, कौन लेके जाते हैं? यही बड़े कारोबारी लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जितना फिल्म इंडस्ट्री है, इसको यानी इनको खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, कौन देते हैं? मतलब इतने पैसे किसके पास? उन्हीं स्मगलरों के पास होते हैं, 2 नंबर काम करने वाले उनके पास होते हैं। स्पोर्ट इंडस्ट्री को कौन चला रहा होता है? उसके मदद से वही जो आपके कारोबार हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट की सूरतें बनती हैं। तो ये सारा धंधा आपस में जुड़ा हुआ होता है। स्पोर्ट्समैन, एक्टर, एक्ट्रेसेस, फनकार, ठीक है, और इसके साथ ये 2 नंबर बिजनेस करने वाले लोग, सोने के ताजर हों, सोने के स्मगलर कहना चाहिए, ताजर तो गलत हो गया, या मुनशियात के स्मगलर हों, या असलहे के स्मगलर हों, यही उसी असले को स्मगल करके जंगें कराते हैं, उसी से बदअमनी पैदा करते हैं। और हुकूमती रिट जब ख़त्म हो जाती है तो फिर वो सारी 2 नंबरियाँ इनकी आसान हो जाती हैं। मतलब किसी जगह पे भी कानून हो तो स्मगलिंग कैसे होगी? नहीं होगा तो स्मगलिंग होगी। तो जो भी ये रूट्स हैं ना, कारवान रूट्स जहाँ भी हैं, जैसे सिल्क रूट है, ये वो है, उधर आप बदअमनी देखेंगे। जहाँ से मादनियात निकलती है वहाँ बदअमनी देखेंगे। या फिर वो कोई उनके अपने पपेट्स होंगे, जैसे उन्होंने अरबों में ला के बैठा के रखे हुए थे, तो वो तेल शेल निकलता है। तो ये इसराइल भी उसी तरह की एक चीज़ है ना, फॉरवर्ड पोस्ट है समझें वेस्ट की। ये सिस्टम है जो चल रहा है। अब इस सिस्टम के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो उसकी ताकत उस आदमी के मुकाबले में जो आपको ताकतवर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा है। तो फर्ज करें कि उस नेटवर्क का हिस्सा बंदा जब इस हमारे जो नजर आने वाले सिस्टम में किसी अहम पोस्ट पे चला जाता है तो उसकी ताकत दुगनी चुगनी है। लेकिन बेफर्क कोई आउट ऑफ नेटवर्क बंदा ऊपर आ जाता है तो वो हमें लग रहा होगा कि बहुत पावरफुल है। सही। जैसे कि चले क्या अर्ज है कह देने में, जैसे हाफिज साहब हैं या जैसे काजी साहब हैं, तो पावरफुल होता तो नहीं है, क्योंकि जो असल नेटवर्क है, जो उसकी टीम है, वो ज़्यादा ताकतवर होती है। अच्छा, जो एक शरीफ आदमी होगा जो कानून के मुताबिक चल रहा है, रिटायर्ड होके घर बैठेगा। जो नेटवर्क का हिस्सा है वो रिटायर्ड होके तो ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा मतलब उसने ज़्यादा काम करना है। इसी मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होगा, तो शर्क व गर्ब के दौरे करेगा, किसी न किसी बड़े थिंक टैंक में जाके बैठा होगा। ये कवर होता है ना। जैसे जिसने स्मगलिंग करनी है तो ऊपर उसने कोई हॉस्पिटल जो है ना खैराती बना के रखना होता है। तो ये एक फेस होता है दिखाने का, एक होता है वो उस। इसलिए मैं कहता हूँ रियासतें और रियासतों की हुकूमतें कमज़ोर हैं। सही। ये जो बदमाशों का नेटवर्क है, आलमी शैतानी नेटवर्क कहना चाहिए, इसकी यानी ग्लोबल गवर्नमेंट कायम है। सही। नज़र नहीं आती, अनसीन ग्लोबल हिडन गवर्नमेंट है जो पूरी दुनिया पे राज कर रही है। जो उसके साथ मुंसलिक है वो ज़्यादा ताकतवर है। सही। ये वो गेम है जिसको हम कह रहे हैं पाकिस्तान में चल रही है। और ये मतलब पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि भाई कुछ जिन लोगों को नेटवर्क ने रिजेक्ट कर दिया था वो बढ़ गए। वर्ड उस माने में नहीं जो उसने कहा, मतलब भाई वो सिस्टम जो मुल्क का सिस्टम है उसमें आगे निकल आए, ऊपर चले गए। और ये उनकी तमाम मुखालफतों के बावजूद हो गया, ये मौजा हो गया। अब उनका रास्ता भी रोकने के लिए ये सारा डेस्परेट एफर्ट्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं इधर। सही सही। तो अब अगर उन्होंने इस मुल्क को बचाना है तो फिर जबर के बगैर नहीं बच सकता। यानी ये अब मजबूरी आ गई है। वो जो जिस वन पार्टी गवर्नमेंट की हम मुखालफत कर रहे हैं इस वक्त, जैसे आप देखें ना,
एक वक्त आता है तो स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं कि भाई अब इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि अब आम एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होता, तो अब ठीक है, मरने से तो बेहतर है ना स्टीरॉइड्स दे दें। तो हाँ, यानी मुल्की तौर पर हम उधर पहुंच चुके हुए हैं। फिर अगली बात मजबूरी वाली वही, आप अपने सारे इदारों को देख लें, प्राइवेट सेक्टर में देख लें, सियासी पार्टियों को देख लें, हमारे दीनी इदारों को देख लें, इन सब के मुकाबले में जिस बला का नाम डेमोक्रेसी है ना, ये आपको मेरी बात शायद फ़िलहाल हैरत में डाल दे, लेकिन बाद में आप सोचेंगे तो आप समझेंगे कि मैंने कोई गलत नहीं कहा। जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसके एतबार से देखें तो फिर भी आर्मी में या फौज के दीगर इदारों में हमारे इन इदारों की निस्बत ज़्यादा है। मेरिट है, ठीक, किसी न किसी दर्जे में मेरिट है, ठीक है, सिफारिश भी है, मेरिट भी है, मतलब एक अकाउंटेबिलिटी भी है। एक आम आदमी को अगर ऊपर जाने का कोई चांस नजर आता है तो वो उधर है, तो वो उधर है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी भी है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन वो भी सकती है, इंटरनल तो है, खौफ रहेगा हर वक्त कि होगी। अच्छा, उससे अगली बात ये कि चले आर्मी चीफ बन गया तो ज़्यादा से ज़्यादा बहादुरी की तो 6 साल चलेगा, उसके बाद तो वो दफा हो जाएगा ना, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। इधर तो हम 50 साल से नवाज शरीफ और जरदारी साहब को ही देख रहे हैं, ये नहीं रहेंगे तो इनका ख़ानदान का कोई और फर्द आ जाएगा। या यहाँ तो भुट्टो भी जिंदा है, भुट्टो साहब भी अभी तक जिंदा हैं। यानी अगर आप इस तरह वो, यानी जैसे मैंने अरबों से तकाबुल करके आपको बताया था, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आइडियल है जो कुछ हो रहा है, और ये जो हमारी फ़ौज है ये पाक पवित्र है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो गिवन सर्कमस्टांसिस हैं उनमें अगर आप देखें, या जो गिवन स्टफ़ है उसमें आप देखें, तो अगर यानी जैसे चलें लेसर ईवल कहें तो किधर नज़र आएगी। लेकिन खालिद साहब, एक बड़ा मसला ये होता है कि ठीक है, इस चीज़ को तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं कि गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है ये रास्ता है और इसके, लेकिन होता ये है कि वो फिर उस रास्ते में स्टेरॉइड्स आपने कितने देने हैं वो डिपेंड कर रहा होता है ना, कि 2 दिन स्टेरॉइड्स दे के वापस रिवर्स होता है। तो ये चीज़ है कि जो मैटर करती है, जो अभी आप कह रहे हैं कि आपके आने के ग्राउंड ठीक है, उसके बाद नीयत क्या है ये हमें नहीं पता। आप जो आने की वजूहात बयान कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक होती है, उसके बाद आगे आप काम करना चाहते होते हैं या बेईमानी करना चाहते होते हैं, ये फिर वक्त बताते हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ भी आया तो उसने आके जो कुछ कहा वो गलत नहीं था, ठीक है, जो उसने वो 4 निकाते एक अपना वो फार्मूला दी वो भी गलत नहीं था, ये मैं 99 की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उसने चौधरी शुजात साहब को साथ मिला लिया, वो वही सियासतदान साथ जोड़ लिया, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो कह रहे थे सब फसाना था। ऐसे ही है ना, वो तो सिर्फ ग्राउंड बनाई गई थी ना, वो बस एक ग्राउंड बनाने के लिए, जैसे वो जहाज अगवा करने की ग्राउंड बनाई गई थी जी, तो इसी तरह वो भी सारी ग्राउंड बनाई गई थी। यही मामला अब है कि अगर आके तो इस्लाह करनी है तो ठीक, एक अलग मसला। अच्छा, फिर उसका एक टाइम होता है इस्लाह का, भाई आपने 90 दिन रहना है, 6 महीने रहना है, 3 साल रहना है, आप अपना जो भी हदफ तय करते हो उस अरसे में काम करके जाना होता है। लेकिन अगर आप लंबाई खींचने के चक्कर में पड़ जाओ तो इसका मतलब पहले दिन भी बेईमान थे, अब भी बेईमान हो, आगे भी बेईमानी करोगे। नहीं, लेकिन इस 2 के दरमियान में लाइन कैसे ड्रॉ की जाए? बहुत जल्दी मालूम हो जाता है, कोई इतनी देर नहीं लगती। नहीं, लेकिन जब वो पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद मालूम भी हो गया तो फिर क्या करना है? अच्छा, नहीं, वैसे नेचुरल प्रोसेस है कि आप अगर ये देखें कि जब मार्शल लॉ लगता है तो शुरू में आके ये सारी ग्राउंड बनती है और इसी बुनियाद पर आवाम उनकी हमायत करती है। बिल्कुल सही। लेकिन आप 6 महीने के बाद देखें तो आवाम मायूस होना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से नहीं कि इतनी जल्दी तब्दीली आनी क्यों नहीं शुरू हुई जो उन्होंने कहा था, इस वजह से कि वो देख रहे होते हैं कि वही जिनको इन्होंने कहा होता था उनको ही साथ लेके चल पड़े। अगर मसलन किसी ने इस्लाह करनी हो तो उसकी कुछ अलामतें होती हैं जो नजर आना शुरू हो जाती हैं, कुछ इकदामात होते हैं, कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ भागदौड़ होती है। अगर वही IMF है, अगर वही अय्याशियाँ हैं जो हो रही हैं, अगर वही फैसले हो रहे हैं कि जी अब वो जो है ना, पहले वो क्या होती है जी 2400 सीसी गाड़ी जो है ना वो 21वें स्केल वाला इस्तेमाल कर रहा था, अब 20वें वाले को भी अलाउ होगी, तो नहीं पता लग जाता। और ये तो आपने बहुत शुरू में करना होता है। मैं खान साहब से भी, हमें तो खैर शुरू से ही इख्तलाफ था, लेकिन एक चीज़ होती है ना जहन में, कोई आप परसेंटेज देते कि यार हो सकता है बंदा काम कर ही जाए, तो ये था कि यार क्या पता शायद कर जाए, हमारी हमें नहीं फिट आ रहा तो हो सकता है कुछ करे।
बंदा दूसरे को ज़रा धोखा भी देता है तो हो सकता है इसने डाज किया हो तो आके कुछ ना कुछ कर ही ले। अच्छा, जब आके उन्होंने कट्टे बेचने शुरू किए तो वो गाय भैंसें बेच के, तो फिर उसके बाद जनाब वो हेलीकॉप्टर 55 रुपये किलो तो किलोमीटर हो गया। जो पहले साइकिल पे ऊपर वज़ीर आज़म जाया जो पहले साइकिल पे वज़ीर आज़म जाया करता था, तो यानी कितनी देर लगी ये बात समझने। रह गई बात ये कि यार वो हम क्या कर लेंगे, तो अब क्या कर लेंगे, मतलब हमें अब भी बेबस है तब भी बेबस होंगे। अलबत्ता ये कि इतना ज़रूर होता है कि जब आपको पता हो कि भाई हमारी हुकूमत एक नेशनल एजेंडा रखती है, उसका एक वाज़े गोल है, उसके लिए हमें डिटरमेंट नज़र आती है, तो फिर आपके अंदर भी एक विल पावर पैदा होती है उसको सपोर्ट करने की। फिर जो भी आपका शोबा है उसमें ज़रा दिल लगा के काम करने की। ये सिर्फ मैं एक अपनी बात नहीं कर, हर जगह पे होता है। इसका मैं एक थोड़ा सा आपके सामने झलक दिखते था। अब वो ठीक था गलत था, ज़िया-उल हक का दौर है, तो उसके अंदर झूठ मूठ की थी, लेकिन एक इंडिया से बराबरी की बात थी। वो राजीव गांधी को धमकी भी मिल रही है, ये भी हो रहा है, वो हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा ही सही, लेकिन कौम की दुम ऊपर रखी हुई थी। सही। तो देखें, ना हम क्रिकेट में इंडिया को हिलने देते थे, ना हॉकी में किसी को हिलने देते थे। मुझे याद है नूर खान साहब के किसी ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी के फॉरवर्ड जो हैं ये बहुत गोल मिस करते हैं। तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि अगर ये सारे गोल करना शुरू कर दें जो मिस होते हैं वो भी गोल हो जाएं तो दुनिया हॉकी खेलना छोड़ दे। अब उसी हॉकी का आज हाल देखें। वैसे आज अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है। वैसे ये मैंने इस दिन पता लगा और मुझे खुशी हुई कि यार कुछ बेहतरी आई है। अच्छा, यानी मुझे फाइनल पहुंचने का नहीं पता लगा था, लेकिन ये पता लगा था कि 1-2 मैच जीत गए थे शुरू में। अच्छा, क्रिकेट का हाल देखें तो ये जब आप की हुकूमत जब लेटती है ना, या वो इस तरह की जो हरामखोरियाँ करती है, तो फिर वो चीज़ हर तरफ, आप असल में ट्रेंड सेटर होते हो ना, तो वो हर तरफ चली जाती है और तमाम शोबाए ज़िंदगी के अंदर जवाल आ जाते हैं। और जब आप खड़े होते हो, लगता है कि कुछ करना चाहते हो, कुर्बानी देते हो, फिर हर आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है ना, अन्नास वाला दीन मुलूक ही, यही मतलब है उसका। वो वाला जो लोग तफसीली के वो नमाजी है तो ये भी नमाज पढ़ेंगे, ये मतलब नहीं है। मतलब असल में ये है कि अगर उसमें करेज है, बहादुर है, होता है, वो ट्रेंड सेटर होता है। वो अगर उठ के ये कहे कि जी वादा कुरान और सुन्नत तो नहीं होता, तो मैं जितना मर्जी लोगों को कहता रहा हूँ कि मसूल हो गए आप, पूछे जाएंगे, मेरी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, हर सियाना बंदा फिर वो करेगा कि ठीक है, चक्कर देगा, बंदे के से वादा करेगा, तोड़ देगा। तो इसलिए हुक्मरानों के किरदार की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन खालिद जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको जो है ना वो करना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ खुलनी चाहिए जो है ना। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे कि ठीक है, ग्राउंड भी अच्छी है, नीयत भी अच्छी है, सब कुछ हम मान लेते हैं 10 मिनट के लिए कि हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी मसला ये है कि कैपेसिटी इशू तो वहीं का वहीं है। सही बात है। देखिए, अब होता क्या है जी, अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपको अपनी लिमिटेशंस का भी पता होता है। और आपको अगर किसी वक्त कहीं, जैसे वो क्रीज से बाहर निकल के बैट्समैन खेलते ना, तो उससे अपने बॉक्स से बाहर जाके खेलना पड़ा, तो आप जल्दी में होते हैं वापस मोर्चे में आने कि वहाँ पे आप सिक्योर नहीं हो। सही। वो जो ज़रूरी सर्जिकल स्ट्राइक है वो करें, काम को पटड़ी पे चढ़ाएं, जिसका काम उसको साजे, उसका कोई स्ट्रांग जो है ना मॉनिटरी सिस्टम बनाएं। अपना कोई रोल रखते हैं तो वो भी बेशक रखें, और भाग के वापस मोर्चे की तरफ। सही। बैक टू बैरक्स। बैरक्स जी, बिल्कुल। या बोरी के पीछे। तो ये असल में यही, फिर देखे ना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई समझता है, पर यही हमाकत होती है। हर एक का अपना शोबा होता है, और जदीद दौर तो है स्पेशलाइजेशन का दौर। तो जो बेहतरीन काम जो जानता है वो उसके सुपुर्द होना चाहिए, और अगर कोई गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को जल्दी से ठीक करें और वापस लौटें। अच्छा, एक जो है आर्गूमेंट पिछले दिनों मैंने किसी का पढ़ा, उसने कहा जी जनरल बाजवा साहब बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा क्यों अच्छे थे? उन्होंने कहा देखें, उन्होंने एक गंद किया था, लेकिन जाते जाते उन्होंने उसको लपेटने की जो है ना अपनी सी पूरी कोशिश की, और जिस हद तक लपेट सकते थे उतना लपेट के गए हैं। ये बहुत से लोगों ने ये बात की है, और बाज़ाहिर ये सही नज़र आती है, लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। चूँकि मैं एक ऐसे तजर्बे से गुजरा हूँ कि वो होता क्या है। होता ये है कि देखें, जब उन्होंने वो गंद किया, वो उनका अकेला गंद नहीं था, इदारे का गंद था। सही। ठीक है, मुत्तफिक का फैसला था, और ये इस पर बाजवा साहब ने अकेले नहीं अमल किया,
उनसे तो पहले से अमल राहिल शरीफ साहब के बल्कि कियानी साहब के दौर से शुरू हो चुका था। तो उन्होंने तो उसको कंटिन्यू किया और रखना था, ये उनकी वो इदारे की पॉलिसी थी, उसी को लेके उन्होंने चलना था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इदारे ने अपनी पॉलिसी जाके 2021-22 में तब्दील कर ली, सही, और बाजवा साहब की मौजूदगी में की। मेरा मानना यह है कि बाजवा साहब ने यहाँ से अपने इदारे की पॉलिसी को टो नहीं किया। सही, फोरम पे वो यही कहते रहे कि हम आप मतलब ये पॉलिसी जो हमने ली है हम इसी पे चलेंगे, लेकिन पसे पर्दा वो अपनी हरकतें फरमाते रहे। सही, उसके बिल्कुल सामने सबूत हैं, कोई छुपी हुई बातें नहीं है। मतलब उनकी और जो डर्टी गेम हुई है उनकी और जो उनके उस वक्त के लूमड़ थे, तो उनके दरमियान जो खेल खेला गया है तो वो इदारे की पॉलिसी के तो खिलाफ था। जो वो साहब जो है ना, जिस तरह खान साहब से चाह रहे थे, बल्कि ये भी एक्सटेंशन के चक्कर में रहे, जो अब कस्में खाते कि मैं नहीं हूँ, ये हमें नहीं खा के बताते कि मैं नहीं हूँ, ये उनको बता रहे हैं यार कि मैं आपकी पॉलिसी लेके चल रहा था, नहीं चल रहे थे। फोरम पे कुछ और तय हुआ है, उसे लेके चलना था, वो लेके चले नहीं, लिहाजा उन्होंने गंद डाला है। और ये जो अब गंद साफ किया जा रहा है, ये उनका ये आखिरी दौर का डाला हुआ गंद है। सही, आप देखें ना कितनी बड़ी पोजीशन होती है, और वो आपको कह रहा है जनाब आप मीर जाफ़र हो, मीर सादिक हो, और आप जाके सदर आरिफ अलवी को मिलके तो मिन्नतें करा के मुलाकातें कर रहे हो। तो उस जब एक दफ़ा मेरी बात सुने, आपको कोई दबा ले, वो तो क्रिकेटर है, वो कहता है 2 विकेटें गिर जाएं तो फिर एक ही दफ़ा गिरानी है, ठीक है ना, 4 ओवर जो है ना वो बॉलर आ जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा टीम दब गई और प्रेशर में आ गई, वो कहे उठने नहीं देना, फील्डिंग सारी करीब लेके आओ, ये उसका माइंड सेट है। और बड़ा एग्रेसिव कैप्टन था वो अपने दौर में, मतलब वो बहुत कामयाब है, नहीं क्रिकेट के एतबार से स्ट्रेटजी अच्छी, खैर वो मियादाद की स्पोर्ट भी थी। लेकिन असल बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जब यानी ये बाजवा साहब ने कितना बड़ा गंद किया था, और छुप के, क्या ये इदारे की मर्जी से हो रहा था? उसी से तो वो इतना वो हो गया। अच्छा, फिर वो जो उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था फैज साहब को, वो किस लिए दिया हुआ था? ये बंदियाल लोगों को कौन मैनेज कर रहा था? क्या ये इदारे की पॉलिसी थी? तो वही तो अभी तक नहीं सिमट के दे रहा। आपको पता है ये जो शहबाज शरीफ ने, कौन था, वही था मेरे ख्याल, जो उसने जज लगाए थे, किसने लगवाए थे? उस वक्त तो क्या ये इदारे की पॉलिसी थी? किसकी थी? बाजवा साहब की थी। क्या था? जाती एजेंडा था। तो वो बराबर गंद करते रहे हैं। पहले वाला जो जिसे हम आमतौर पे गंद कहते हैं वो इदारे का गंद था, लेकिन ये जो अब समेटा जा रहा है ये इदारे का, ये खुद बाजवा साहब का किया हुआ गंद है। अच्छा, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आखिरी, अगर उसके ऊपर हम आए तो उसमें तो बड़ा क्लियर कट एक मैसेज जो है वो दे दिया गया है। और एक तो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद अगले ही रोज़ उसके चीफ साहब ने उन्होंने तकरीर की उसमें, और उन्होंने भी बहुत दो टोक अंदाज में जो है वो बात की है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो इस अच्छा ये तो क्लियर है ना हम पर कि भाई ये जो चीज़ें इस तरह होती हैं तो ये इत्तेफाकिया नहीं होती हैं, मतलब प्लान्ड होती हैं। आपने ये बात करनी है, मैंने ये बात करनी है, मैसेज इस तरह करके पूरी तरह कन्वे किया जाता है। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उधर पूरा प्लान मौजूद है, जैसा ईरान के लिए था, जैसा अफगानिस्तान के लिए था, जैसा इंडिया के लिए था, तो ऐसे ही जो कुछ अंदरूनी तौर पर हो रहा है उसके लिए भी पूरा प्लान मौजूद है। अब रह गई जी, देखें ये हमारे सामने लाल मस्जिद का मसला, छुट्टी 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 छुट्टी, वो भी रोज़ नए से नए काम करते थे। लोग चीखना शुरू हो गए कि भाई ये क्यों नहीं कंट्रोल करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, फिर उन्होंने कर दिया। ठीक है, यही हम देखते हैं कि जी तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, रोला इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर रह गए हैं, पार्लियामेंट में तकरीरें हो गई, पूरा मीडिया चीख रहा है, फिर ऑपरेशन हो गया। तो ये पहले पकाते हैं क्योंकि इल्ज़ाम सारा उन पर आ जाता है। तो कौम जब मतलब जिसे कहते हैं ना डेस्परेट हो जाती है कि यार कुछ करो अब, फिर करते हैं। तो ये जो ढील मिली हुई है ना, ये मुझे उसकी ख़तरा लगता था। और आपको पता है मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं कि भाई सख्त निज़ाम का ख़तरा है, सख्त निज़ाम का ख़तरा है, फाशिज़म का ख़तरा है, क्योंकि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना इसका लॉजिकल एंड उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे लोहे को लोहा काटता है तो अभी सबको देखें ना, जिस तरह
क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं कि जिस तरह जज बेशर्मी के साथ फैसले देने पे आगे हुए हैं और कानून की भी परवाह नहीं करते, वो नहीं करते, तो अब आखिर में क्या होगा? जिसकी लाठी है उसका कानून चलेगा। तो ख़तरा तो इसका पहले से मौजूद था। अब आके ये बयानात बता रहे हैं कि वो ख़तरा अब सर पे आ गया। अब वो असल में ज़हन साजी हो चुकी है, अर्ज पैदा हो चुकी है, तो अब वो आखिरी जो है ना वो यानी वो जैसे नहीं इम्तिहानों के दिनों में आखिरी दिनों में फिर एक दो दफ़ा फिर नज़र मार लेते हैं किताब के ऊपर, तो वो हमें फिर वो सबक याद करा रहे हैं अच्छी तरह से कि ये कुछ अगर होगा तो ये हम मजबूर थे। नहीं, ये चीज़ तो खाली से मतलब कई जगह मैंने देखा है कि डिस्कस हुई है, मेरे सामने हुई है कि जो सूरत हाल है, मतलब KPK का जो खान साहब को मौका मिला वहाँ पे गवर्नमेंट का, तो वो एक दोबारा डिलीवर करके कर सकते थे कि वहाँ पे, लेकिन उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बनाया वहाँ पे। और अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात हैं, ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि वो मीडिएशन भी कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ भी सेट हुए हैं, लेकिन जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं वो मतलब कल का उनका बयान जो आया है कि जी मैं नए बनने वाले गवर्नर को उठा के बाहर फेंक दूंगा और मैं बंद कर दूंगा और गाड़ियाँ छीन लूँगा इससे और वो हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा वफाक मैं इस्लामाबाद के ऊपर जाके चढ़ाई कर दूंगा एक। तो मतलब ये तो अगर एक वो ऐसी ये बातें ना करें जी, ये बातें वो ना करें, तो ये जो आप इधर से इंतशारी टोला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो मीनिंगफुल होगा। हाँ, जाहिर है। तो वो इंतशारी टोला की तशरीह तो वो ही करेंगे ना अमीन गंडापुरी से, और अपने अमाल और अपनी गुफ्तगू से वो साबित कर रहे हैं। यही रोना हम रोते थे ये मौलवी अब्दुल अजीज साहब क्या कर रहे हैं, वही आज वो सारे। अच्छा, ये मज़े की बात ये, जब बंदा वो कहते हैं ना चूंटी की मौत आती है तो पर निकलते हैं, ये अब आप देखें कि सारे इस पे तालियां भी पीटते हैं, खुश भी होते हैं कि हमने ये बात कर दी, ये बात कर दी। और वो चाह फिर जब होता है ना वो कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग था। हाँ, फिर जाहिर सी बात। तो भाई मुकाबले जिसको आप मुकाबला कर रहे हो उसने दाम नहीं बिछाना आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दाम और ये सारे बयानात गले पड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि मतलब ये तो अनएक्सेप्टेबल होते हैं ना कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, आपका इख्तिलाफ अपनी जगह। इस लफ्ज़ को देखें सर, इंतशारी टोला, मतलब ये भी तो साइंस है ना सर, आपने क्या तरकीब इस्तेमाल करनी है, क्या जुमला बोलना है, ठीक है, नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होनी है, माहिरीन नफ्सियात, माहिरीन लुगात बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें ये मतलब उस सिर्फ इस लफ्ज़ को आप तरकीब को, अच्छा, और वैसे मतलब मीनिंगफुल है, पूरी तरह फिट आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो साबित करते हैं हर जगह पे। कुछ चीज़ें थोड़ी सी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से दो चीज़ें और हैं जिसको डिस्कस करके हम थोड़ा सा इंडिया की बात कर लेते हैं। एक तो बलूचिस्तान के हालात हैं कि वो हो रही है, और वहाँ पे जो लोकल मसाइल थे वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो नया ट्रेंड आया है वो ये है कि पहले हमने देखा कि इधर अपना ईरान की सरहद के करीब जो है वो सफ़र करने वाले पंजाबियों को वहाँ पे कत्ल किया गया, और अभी चंद दिन पहले ग्वादर के अंदर 7 मज़दूर जो बेचारे मज़दूरी कर रहे थे उनको वहाँ पे जाके तो किया गया। तो ये वाला जो एक ट्रेंड है, मतलब अगर इस तरीके से वो होना शुरू हो जाए, मैं मतलब जिस चीज़ को मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है आप उसको कि एक तरफ से ये कह रहे हैं, मतलब KPK में वो कह रहे हैं कि जनाब हम किसी को जो है ना यहाँ से वो नहीं करेंगे, यहाँ से जाके चढ़ाई करेंगे, पंजाब ये है, पंजाब वो है। इस किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उसका रिएक्शन अगर फ़र्ज़ करें पंजाब में आना शुरू हो जाता है, और KPK से आज भी जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो पंजाब के अंदर आते हैं करने के लिए, बलोच हर जगह हर शहर के अंदर आपको बलोच मिलेंगे वहाँ पे, और ये इस किस्म की चीज़ें अगर वहाँ पे होंगी तो उसका कोई रिएक्शन यहाँ हो जाएगा, तो ये इंतशार की कैफियत तुम ऐसा नहीं लग रहा कि फट जाने वाली चीज़ बन जाएगी? देखें हमारा तो पंजाब से भी बहुत करीब का ताल्लुक़ है, पंजाबी में बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे पंजाब को भी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, फिर ये कि कश्मीर आपका तो ओरिजिन है, फिर मैं भी बहुत कसरत से जाता हूँ। KPK भी हमसे कोई दूर नहीं है, बिल्कुल ऐसे, और अक्सर आना जाना भी लगा रहता है। यानी मेरा एक तासुर है कि जो इस तरह के वही इंतशारी टोला जो होता है ये माशरे का 3-4% भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे।
बाकी देखें कि पीके में बंदा बैठा हो, बलूचिस्तान में बैठा हो, बलूचिस्तान मेरा इतना नहीं जाना हुआ, मतलब बल्कि बहुत कम जाना हो, मुझे वहाँ की सारी सूरत हाल का नहीं पता, या सिंध है या पंजाब है, तो आम इंसान जैसे होते हैं, कोई इस तरह के तासुबात नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं इतना ज़रा किसी हद तक, लेकिन इस हद तक नहीं होते कि बंदा कत्लो क़िताल पर और गारतगरी पर उतर आए और ख़त्म कर दो, कत्ल कर दो, आग लगा दो। आखिर देखें ना, पंजाब में लोग आके कारोबार करते हैं तो दूसरी जगह भी जो लोग जाके कारोबार करते हैं, तो इस तरह होता नहीं है। लेकिन चीज़ें मशहूर वही होती हैं जो वो 3% करते हैं या 5% लोग करते हैं, और वो फिर यूं ही बन जाता है कि बलोची पंजाबियों के ख़िलाफ़ हैं। पंजाब में बहसियत मजमूई कोई इस तरह की चीज़, यानी पंजाब ने बड़े दिल गुर्दे का मुजाहिरा, यानी हर तरफ गाली पंजाबी को पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के अंदर ये तासुब नहीं है। देखें ना, कितनी बड़ी तादाद में बलूचिस्तान से बच्चे आके पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और उनके वो स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, वो फैसिलिटेट किया जाता है, इस्लामाबाद में पढ़ते हैं। आपने देखा इस्लामाबाद में, मतलब वो अपनी वो ऑर्गेनाइजेशंस बना के लिसानी और नेशनलिस्ट, तो यहाँ बच्चों को मारते भी हैं, फिर भी कोई उनके खिलाफ रिएक्शन नहीं होता। तो वो जो एक बड़े भाई का जिगरा होता है ना, वैसे अभी तक ये मानना पड़ेगा कि पंजाब ने वो दिखाया नहीं। ये तो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को तो एक तरफ रख दे, मतलब कोयटा होटल, आप तो किसी कस्बे में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको 4-6 कोयटा होटल मिल जाएंगे, और बलोच जो है वहाँ पे काम करते और ये जो ट्रेंड है ना बदअमनी का, जैसे यहाँ पे अली अमान गंडापुर या वो तालिबान की हमने बात की, उधर BLA है, इधर अब सिंध में आप वो कच्चे के डाकू भी देखें ना क्या से क्या हो गए हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें वही है ना कि जैसे लगता है फेल्ड स्टेट है, तासुर ऐसा बनाया जा रहा है। तो ये तो यूँ समझे कि अभी वही डील प्रोग्राम चल रहा है। और वैसे तो देखें बलूचिस्तान पे तो इंटरनेशनली भी नज़रें हैं ना, CPEC को जिन्होंने रोकना है वो भी फोर्सेज हैं जो चाहती हैं कि बलूचिस्तान में अमन ना हो। अच्छा, बदअमनी के पीछे स्मगलिंग भी है, वो जो हम पहले डिस्कस कर गए हैं, ज़ाहिर है उसमें भी वो नेटवर्क भी मुलव्वस है, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उस नेटवर्क के जो लोग हैं वो भी मुलव्वस होते हैं, ठीक है। फिर उसे अदारे के साथ जोड़ दिया जाता है, हालांकि वो अफराद होते हैं जो उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। इसी तरह मसला है जी अपना, ईरान भी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान के हवाले से उसके भी कुछ ना कुछ अज़ाइम हैं, दुबई भी नहीं चाहता कोर्ट बने, मिडल ईस्ट तो खैर सारा ही जो है ना वो नहीं चाहता, सऊदी अरब अब चाहता है, शायद पहले वो भी नहीं चाहता था, लेकिन अब वो चाहता है। इस वजह से यानी उसमें ये सारे फैक्टर्स भी हैं, लोकल महरूमी भी हैं, वो इसीलिए वो हो जाते हैं। अच्छा, फिर जितना आप फ़ौज भेजते हैं तो उससे गलतियाँ भी होती हैं, मतलब फ़ौज कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो नहीं होती ना, वो तो इंतहाई एक्सट्रीम सूरत में इस्तेमाल करने की में आती है। तो जब आती है तो फिर वो ब्रूटैलिटी के साथ करती है, तो उसका रिएक्शन अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी मुझे ये लगता है, लेकिन मैं आपसे भी जानता हूँ कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है मेरे निस्बत में समझता हूँ। तो ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, तो जो मैंने फैक्टर्स गिनवाए हैं, ये आप समझते हैं कि वाकई ऐसा ही है, और फिर ये कि ख़ास तौर पे कौन लोग हैं कि जो फिर इस्तेमाल होते हैं आगे। और एक पिछले दिनों हमने ये भी सुना था कि तालिबान का और BLA का भी जो है ना आपस में पैक्ट हो गया है कि मुश्तरका जदोजहद करेंगे, या वो क्या TTP जी या दाइश जो कुछ भी है उनका भी। खालिद साहब, बलूचिस्तान आपने कहा आपका जाना, मेरा खासा जाना रहा है, और मैं बताऊँ आपको कि 2017 या 18 मुझे सही याद नहीं है, लेकिन 2017-18 में हम गए थे कोलू, और ये वो दौर था जब पीक के ऊपर था ना, वहाँ पे इंसर्जेंसी अपने पीक के ऊपर थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कोलू बाज़ार में किसी एक शादी थी, हमारा दोस्त था, उसने बुलाया, हम पहले बड़ा डरता डरता बहुत लोगों ने मना किया कि ना जाएं उधर से, लेकिन बहरहाल फिर भी चले गए। हमने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो कोलू बाज़ार के अंदर घूमते फिरते, वो आम नॉर्मल ज़िंदगी वहाँ पे उसी तरीके से, और उसकी वजह से जो है ना वो फिर हुआ। लेकिन जो आपने दूसरा फैक्टर गिनवाया मुझे, मैं आपको बताऊँ कि हम कोलू से वापस आना था, हम लोरालाई जा रहे थे, तो वहाँ पे ये था उन दिनों में, चूँकि इंसर्जेंसी बहुत पीक पे थी, तो ट्रैफिक जो होती थी ना सुबह, वो 10 बजे से पहले नहीं चलती थी सड़क के ऊपर। तो हम कोलू से हमने निकलना था, हमने वहाँ पहुँचना था, तो उन्होंने कहा कि यार जल्दी निकल जाएं अगर, तो उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि गाड़ी में आगे बैठ जाए, आप चलाते हुए ना, तो आगे जब रोकेगी आर्मी की चेक पोस्ट है तो उनसे पंजाबी में बात करना, तो वो जाने देंगे।
और वाक़तन ऐसा ही हुआ। अच्छा आ गए वहाँ से, खैर वो देखा आपने लोगों को जो है ना वो मिल गई। अगर ये मैं होता ना तो यहाँ पे ज़ाहिर वो लोकल थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं होता तो कभी भी ये जाने ना देते। तो आगे मैंने ये बात बाद में जो है यहाँ पे जब वापस आए तो मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया, आर्मी के जो थे उस वक्त, मैंने कहा जी ये हुआ। तो उनकी भी वजाहत अपनी जगह पे ठीक थी कि देखिए बात ये है कि वहाँ पे जो इंसर्जेंट्स हैं वो बाहर से तो लोग नहीं आ रहे, तो वो इंसर्जेंट तो वहीं से लोकल होंगे ना, वो तो पंजाबी से तो जाके नहीं कर सकते। जी हाँ, वो अपनी जगह पे, लेकिन उसका एक तासुर वहाँ के लोगों के जहन में ये था कि फ़ौज जो है वो पंजाबियों के लिए जो है ना उसके और कवानीन है और लोकल्स लगेगा जो है ना वो उसी तरीके से जो है ना वो ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट में दोनों में फ़र्क है। ये तासुर की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ये तासुर था उसके अंदर, और इनकी लॉजिक भी अपनी जगह पे थी। तो ये जो चीज़ है इसका एक और मैं इम्पैक्ट आपको बताऊं कि मतलब जब हम यहाँ पे गए थे तो मैंने मतलब जब उस दोस्त से बात की जो हमें इनवाइट कर रहा था, तो मैंने उसने कहा भाई ये जो भी होती है वो टारगेट किलिंग होती है कोई उसके ऊपर ना। उसने कहा ये इतना बड़ा बलूचिस्तान है तो कितने अरसे में वाक़यात हुए। तो मुझे लगा कि वाकई इसकी बात ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि उससे कुछ अरसा पहले की बात है, कुछ 6-7 महीने, एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थी, उसने आना था पाकिस्तान। तो मैं उसके साथ ऐसे लोकल जो है ना था, कॉन्ट्रैक्ट था एक कंपनी का, तो उसने मुझे हायर किया कि उसको जितनी भी यहाँ पे फैसिलिटेशन होगी, जो भी मालूमात चाहिए होंगी, तो वो मैंने देनी थी उसे। तो उसने मुझे पहला फ़ोन किया जब वो दुबई में थी, दुबई से उसकी फ़्लाइट थी। तो उसने मुझे बहुत डरते हुए, मतलब उसके तासुर से पहले मैं उसकी जब उसने बात की तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन फिर मुझे उसकी गुफ्तगू से ये महसूस हुआ कि वो ये समझ रही थी कि शायद एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो कोई ऐसे जो है ना आमने सामने की लड़ाई चल रही है। तो वहाँ से उसने कहा कि वहाँ से एयरपोर्ट से जो है ना वो होटल तक पहुँचना, मुझे बलूचिस्तान की फीलिंग थी ना जी बिल्कुल, दुनिया को पूरे पाकिस्तान की वैसी ही फीलिंग जो है ना वो आ रही थी। तो मुझे वो बात याद आई, मैंने कहा हाँ वाकई ऐसा ही है। और ये हकीकत है कि हमने आधा मतलब बलूचिस्तान अगर उसे कहें कोस्टल बेल्ट को छोड़ दें तो बाकी आधा बलूचिस्तान उस वक्त हमने चक्कर लगाया। एक तरफ से इंटर हुए, हम जो है यहाँ से लोरालाई की अपना जो फोर्ट मनरोस की तरफ से हम इंटर हुए बारखान से, और फिर होते हुए दूसरी तरफ कराची की तरफ जो है ना हम बाहर निकले। तो आधा बलूचिस्तान को हमने क्रॉस किया। तो नॉर्मल ज़िंदगी थी, हर जगह के ऊपर हो रहे हैं, किसी जगह पे हमने कई जगह पे ऐसा हुआ कि हमने बैठ के लोगों के साथ खाना खाया इवन, तो बल्कि 2 जगह पे ऐसा हुआ कि उन्होंने पैसे नहीं लिए हमसे कि नहीं आप तो मेहमान हैं जो है ना। वहाँ पे होटल पे खाना खाया, ये भी नहीं है कि किसी घर खाना खाया, होटल पे खाया, उन्होंने पैसे नहीं लिए कि आप मेहमान हैं यहाँ पे आए हैं। एक जगह बल्कि वो बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि एक जगह वो सेब उतार रहे थे, तो हम गए उधर, गाड़ी ना हमने रोकी उनसे, तो हमने उनसे कहा कि जी सेब लेने हैं हमने। तो उसने कहा कि अच्छा, वो उसने एक बंदे को कहा कुछ जो है ना वो मुकामी ज़ुबान तो नहीं आती थी हमें, तो वो आया, उसने एक बड़ी सी जो है ना वो चादर उठाई, वो भर के वो इतने गाड़ी में डाल दिए सेब कि वो कम अज़ कम भी जो है ना 20-25 kg थे। तो हमने उससे कहा भाई हमने नहीं इतने खाने, हम तो रास्ते में कितने खा सकेंगे। कहता नहीं ले जाना। हमने कहा नहीं, हमने तो घर जाना ही नहीं, हमें तो कम अज़ कम 2 हफ्ते अभी इधर ही रहे। लेकिन वो नहीं है, उसने वो पैसे देने लगे। उसने कहा नहीं कैसे हो सकता है, आप तो मेहमान हैं यहाँ पे। तो ये मतलब आम लोगों की जो सूरत हाल है वहाँ उसी तरीके से ऐसा होता है, ऐसा ही वहाँ पे है। लेकिन एक तासुर जो है जो असल में मतलब भाई हम अपने अगर माशरे को देखें तो दुनिया अगर चल रही है ना तो कानून पर चल रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है। हमारा मुल्क इस पर नहीं चल रहा है। हमारी पुलिस ने कमी, हमारी अदालतें ने कमी, हमारा मुल्क इन्हीं वैल्यूज़ पे चल रहा है। और जिस मौलवी को सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं ना, तो ये उसी वो जो जुमे के दिन तकरीर होती है ना, उसी से जो थोड़ी बहुत एजुकेशन होती है, ये उसी के मुल्क पर ये सोसाइटी खड़ी है। वो जो हमें इस्लाम सिखाता है एक दूसरे के हुकूक का, ये वो ठीक है, बहुत से लोग नहीं अमल करते और छुप छुपा के जैसे मिलावट कर दी, ये वो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन इतने ढीठ नहीं हो गए लोग कि भाई वो सड़कों पे आके चोरियां करने लग जाएं या गलियों में चोरियां शुरू हो जाएं। पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखा जाता है, वो यानी वो सारी चीज़ें। तो ये हमारा सोशल फैब्रिक है या सोशल स्ट्रक्चर है जो इस्लाम की बुनियाद पे खड़ा है, जिस पर यह सोसाइटी चल रही है। यहाँ पे वो कोई कानून की हुक्मरानी तो है नहीं, तो कब के कोलैप्स कर गए होते अगर हमारे पीछे ये वैल्यू स्ट्रक्चर न खड़ा होता। तो वो बलूचिस्तान में भी है, वो KPK में भी है, वो पंजाब में भी है, वो कश्मीर में भी है, वो हर जगह पे है।
मैं किसी जगह कोई मुसाफिर चला जाए, ज़रूरतमंद हो, क्या लोग नहीं मदद करेंगे उसकी? बिल्कुल करते। तो ये क्वालिटी है। मतलब बस रोना ही रहता है, ठीक है वो भी है अपनी जगह पे, लेकिन हमारी सोसाइटी की बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छा, सोशल फैब्रिक आपने एक बात की कि सोशल फैब्रिक पाकिस्तान का बड़ा जो है ना आपस में इंटैक्ट है, जिसने पूरी सोसाइटी को बचाया हुआ है। थोड़ा सा हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान की। वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मोदी साहब जब से आए हैं तो उन्होंने कल्चर हमारा मिलता जुलता ही था, कोई खास फर्क नहीं था। ये क्वालिटीज हिंदुओं में भी थी, सिखों में मतलब वो तो ज़रा एक रीजन की है, उसके किसी एक मतलब उससे कास्ट या किसी एक मज़हब से वाबस्ता नहीं थी। लेकिन वहाँ पे ये सोशल फैब्रिक हमें बड़ा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है अब जो सूरत हाल। सर जी देखें, एक बात समझ लें, ये हम बच गए, वगरना खान साहब भी मोदी साहब से काम नहीं थे। ये जो बदतमीजियाँ इन्होंने कराई हैं तो ये भी उसी फैब्रिक को तबाह नहीं करनी थी। फिर ये जो इन्होंने, मतलब इनको क्या ज़रूरत थी इद्दत में निकाह करने की, और क्या कमी थी इस मामले में इनकी? ये तो एक ऐसी बात है, एक खरबपति इंसान हो और वो 1 लाख का डाका मारता हुआ पकड़ा जाए। क्या शय की कमी थी खान साहब को? लेकिन जो भी इनके असल हैंडलर हैं, वो बाजवा और वो नहीं है, जो असल हैंडलर हैं वो हमारा ये फैमिली सिस्टम तबाह करने के लिए, यानी एक ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लोग उनको फॉलो करते हैं। अब तो वो बखैर पता नहीं खुदा हैं, देवता हैं, रसूल हैं, नबी हैं, हर मतलब कई तरह की उनके साथ चीज़ें जुड़ गई हैं। तो खैर उनके जो कल्ट फॉलोअर्स हैं, तो अब अगर वो ये काम करेंगे तो अब क्या वो रिश्तों का तकद्दुस रहेगा? और ये मतलब एक वो होता है ना, शादीशुदा औरत है तो उससे इस तरह की चीज़ों की तवक्को नहीं की जाती, लेकिन अब तो ये हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही तो फिर भी चले, कुछ ना कुछ रिएक्शन आया। मोदी साहब उधर के ये चीज़ें, वो खुद अगर इतनी बड़ी शख्सियत नहीं भी हैं कि लोग उन्हें फॉलो करें, लेकिन उनकी जमात बहुत मजबूत है। तहरीक इंसाफ कोई चीज़ नहीं है उसके मुकाबले। हाँ सर, आरएसएस का जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले, और वो उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई शय नहीं है, कम अज़ कम दूसरों के लिए नहीं है। जिस तरह वो अब देखें, दुनिया की सबसे बड़ा यानी जमहूरी मुल्क समझा जाता था और सेकुलर स्टेट, उसी के बल पे तो वो खड़े थे। जिस तरह उसके धज्जियाँ पे खेर के रख दिए इन्होंने, तो ये हिंदुस्तान के एतबार से तबाही है। मैंने एक दफ़ा पहले भी हमने बात की थी, यार ये दुश्मन है इंडिया का। सही, लोग ये समझते हैं ये बहुत बड़ा पैट्रियाट है और 56 इंच सीने वाला, ये असली अमेरिका का एजेंट है और ये तबाह कर रहा है हिंदुस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ठीक है, अभी पाकिस्तान की नफरत और ये वो नफरत क्या करेगी? वो नफरत अगर इधर से कल अगर फर्ज करें मुँह की खाएं, ये चलें हमें ख़त्म ही कर लेते हैं, सही, उसके बाद आपस में अमन में रहेंगे। फिर जो गंद तैयार कर दिया है और ये नफरत करने वाले लोग खड़े कर दिए हैं, तो फिर आपस में भी लड़ेंगे। हालांकि सब यही मतलब चीज़ें जब देखते हैं ना कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन की पूरी कैंपेन जो है वो नफरत की बुनियाद के ऊपर चल रही है, तो ये शैतान है। यानी इसमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है और ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो काम हम नहीं कर सकते जो इंडिया के साथ ये कर रहे हैं, और सरमायादारों का एजेंट है। बिल्कुल, ये बात तो है उसके अंदर के। कांग्रेस और चीज़ थी भाई, हमारे लिए तो जैसे मतलब एक एतबार से सोचे ना, तो हमारे लिए ये तो नेमत है। बिल्कुल सही है, बीइंग पाकिस्तानी। हाँ जी, तो अपना सत्यानाश फेरेगा। और लेकिन ये कि कांग्रेस एक बहुत मैच्योर, बहुत जो मीठी छुरी वाली जमात, असल जो हम कहते हैं ना वो राम राम तो मुंह में छुरी, वो क्या है, बगल में छुरी, बगल में छुरी, वो कांग्रेस है। और इन्होंने जो उसका सत्यानाश फेरा है, ख़त्म ये कर दी, तो यही तो तबाही होती है ना, कि जो एक अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे उनको आप ख़त्म कर दें और वो आ जाएं जो अपने मुल्क को बुलडोज करने वाले। अब देखें ना, मतलब 2014 में जब आए तो उस वक्त इनके बड़े और नारे थे। अमाकतों का अंदाज़ा लगाएं सर, कनाडा में राह कार्रवाइयाँ कर रही है, अमेरिका में कर रही है, पाकिस्तान में अभी तो ठीक है आपने कर दिए, 30-35 लोग मार दिए, लेकिन जब ये मुकदमा कोई यहाँ पे ताकतवर हुक्मरान आ गया तो इसको उठा खड़ा हो गया, तो या जो इसका रिएक्शन आएगा। देखिए बात यह है कि एक चीज़ तो ये है कि आपने यहाँ मार दिया, कोई
बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि अगर आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं तो पाकिस्तान के जो एजेंसीज हैं वो भी कर सकती हैं। मतलब आपने रास्ता दिखा दिया ना, उसी तरीके से रास्ता दिखा दिया। तो फिर आपने तो ये टारगेट किलिंग वाला बना दिया तो है कि पैसा अगर एक मुसलमान को आमादा कर सकता है दूसरे मुसलमान की जान लेने पे, तो एक हिंदू को भी आमादा कर सकता है दूसरे हिंदू की जान लेने पे, नहीं, सिख को आमादा कर सकता है किसी और की जान लेने पे। वैसे भी अगर पिछले मतलब हम देखें पिछले 5 साल में या 10 साल के अंदर आप देख लें तो आपको कम से कम 150 लोग मिलेंगे जिन्हें ISI को मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो क्लासिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन थी लीक करने पे इंडिया में सजाएं हुई हैं। यानी 150 लोगों को उन्होंने ये कहा, ये कह के सजाएं दी हैं कि ये ISI के लिए काम कर रहे थे और वो जिनकी रसाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक थी, आम लोग नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फिर बाकी काम भी तो करना, अगर 150 लोग वो हो सकते हैं तो ये एक पिस्तौल चलाना तो किसी भी जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं, कलभूषण अगर पकड़ा गया तो 10 और होंगे पीछे, एक तो एक पकड़ा गया ना, 10 और होंगे पीछे, अगर वहाँ 150 पकड़े गए तो जी 1,500 और भी होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, खैर ये तो पाकिस्तान के रिलेशन है, लेकिन हम इंडिया की उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे भी ये भी इतना बड़ा मुल्क जो था, ये जब बिखरेगा तो इसकी भी तो जो है ना वो असल में मतलब भाई था तो यही पहले राजधानियाँ ही थी ना। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी अब नई रीशेपिंग हो रही है ना दुनिया की, वर्ल्ड ऑर्डर एक था बरतानिया का, फिर अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर आया, फिर ये बैंकों वाला वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। अब जो आगे वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि ये हिडन गवर्नमेंट हिडन रहेगी और ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं ना, इनकी बल्कनाइजेशन की जाएगी। सही, छोटी छोटी स्टेट्स में टुकड़े जो है ना, वो जो ज़ाहिर है बताया तो उनका जाता है ना जोग्राफिया बदलने का, जो कर कुछ ना सकते, ठीक है, मशरक़ वुस्ता का जोग्राफिया तब्दील होगा, लेकिन जहाँ से रेजिस्टेंस का खतरा हो तो वहाँ बताया तो नहीं जाएगा ना कि यहाँ का जोग्राफिया भी हम बदलेंगे। सही। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ी रियासतों का दौर, मतलब कोशिश ये होगी कि इनको, ताकि छोटी छोटी हुकूमतों को कंट्रोल करना आसान होगा। देखिए इंडिया के हवाले से एक तो चीज़ बड़ी नज़र आ रही है, मतलब आप मज़हब की बुनियाद पे छोड़ भी दें, आप लिसानियत की बुनियाद पे ऊपर आप साउथ में आप जो उसको हिंदीकरण जिसको कहा जा रहा है वहाँ पे कि सब लोग हिंदी बोलें, तो जो हिंदी बोल ही नहीं सकते आप जब ज़बरदस्ती उनके ऊपर मुसल्लत करेंगे तो वही होगा जो बंगालियों के ऊपर उर्दू, अगरचे के बंगाली उर्दू बोल सकते थे, आज भी कलकत्ता के अंदर जो मगरबी बंगाल है वहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, और ढाका के अंदर भी बोली और समझी जाती है, चाहे उनका एक्सेंट जो भी है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर तो हिंदी नहीं समझी जाती है, केरला के अंदर तो हिंदी नहीं समझी जाती है, नॉर्थ ईस्ट पूरे के अंदर हिंदी नहीं समझी जाती। तो जब ज़बरदस्ती आप उनके ऊपर मुसल्लत करेंगे तो उससे बदतरीन सूरत हाल पैदा होगी जो मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा हो गई थी। बिल्कुल। तो फिर जो है उसका अल्टीमेट रिजल्ट भी वही होगा, शुरू में वही खाना जंगी होगी और आखिर में अलग-अलग जो है ना इसके। तो खालिद साहब उसमें हमारा कोई कसूर नहीं ये खुद हिंदुस्तान के जो अवाम है उन्होंने अपने वोटों से पाकिस्तान की कोई मुदाखलत उसमें नहीं होगी। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मोदी साहब काफ़ी हैं। बिल्कुल ऐसी। तो खालिद साहब मेरे ख्याल में वक्त बहुत काफ़ी ले लिया ना, वो पिछले उधार पूरे किए, पिछला उधार जो है ना। तो नाज़रीन आपने आज की गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा और इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात जल्द होगी, इतनी ताख़ीर उम्मीद है कि नहीं होगी। तज़किरा व तबसरा के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।